बेटा वॉइस आ रही? मिस्टर सरफराज अश्वनी यादव। वॉइस आ रही? राम सागर अश्वनी, अनिरुद्ध गंगवार, आरती कटियार, शोभित, अनिरुद्ध, विकास, यश राठौर, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज बेटा ये इम्यूनिटी हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। जो चीज़ कल हम लोगों ने पढ़ी है उसको एनसीईआरटी से अंडरलाइन भी करेंगे, साथ साथ में जो रिमेनिंग चीज़ें हैं उसको भी कंप्लीट करेंगे। शुरू करें उससे पहले कुछ आंसर दो। बेटा ये बताओ, इनेट और एक्वायर्ड इम्यूनिटी में किसमें मेमोरी होती है? बताओ, इनेट और एक्वायर्ड में किसमें मेमोरी होती है? अच्छा, सोनू प्रजापति बेटा, ठीक है, मैंने नाम बोले हैं, बोलते रहेंगे। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कौन सा ऐसा इम्यूनिटी है जिसमें मेमोरी होती है, इनेट या एक्वायर्ड में? बताओ। जब ये चैप्टर कंप्लीट हो रहा है इसके बाद हम लोग एक दिन अनाउंसमेंट करेंगे, उसके बाद इसमें टेस्ट क्वेश्चन पेपर रखेंगे और उस क्वेश्चन पेपर को कराएंगे आपसे, सारे जितने क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं। हाँ, एक्वायर्ड इम्यूनिटी में मेमोरी होती है। क्या एक्वायर्ड इम्यूनिटी बी और टी लिम्फोसाइट से मिलती है? बताओ, क्या एक्वायर्ड इम्यूनिटी बी और टी लिम्फोसाइट से मिलती है? बिल्कुल सही है। अच्छा ये बताओ बेटा, कैंसर सेल और ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन का रिजेक्शन टी लिम्फोसाइट करती है या बी? बताओ, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन और कैंसर सेल को बी लिम्फोसाइट मारती है या टी लिम्फोसाइट? बताओ। राम सागर, टी लिम्फोसाइट। और टी, एक बच्चे ने लिखा टी किलर सेल, बिल्कुल सही है बेटा। टी किलर सेल कैंसर सेल और ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन का रिजेक्शन करती है। अगर कोई बाहरी अंग या कोई फॉरेन ऑर्गन हमारी बॉडी में लगाया गया है, चाहे किडनी हो चाहे लिवर हो, ट्रांसप्लांट किया गया है, तो टी किलर सेल उसको रिजेक्ट कर देती है। क्लियर? अच्छा ये बताओ, क्या बी लिम्फोसाइट से मिलने वाली इम्यूनिटी को ह्यूमोरल बोलते हैं? आंसर दो। बी लिम्फोसाइट से इम्यूनिटी मिलती है, क्या उसको ह्यूमोरल बोलते हैं? विकास, राम सागर, आकांक्षा। यस बेटा, बी लिम्फोसाइट से जो इम्यूनिटी मिलती है उसको ह्यूमोरल बोलते हैं, और टी लिम्फोसाइट से जो इम्यूनिटी मिलती है इसको हम लोग सेल मीडिएटेड कहते हैं। तो चाहे टी लिम्फोसाइट हो चाहे बी लिम्फोसाइट हो, ये दोनों हमारे शरीर में रोगों से लड़ने की ताकत देती हैं, एक तरीके से सैनिक की तरह काम करती हैं। तो बेटा जो अभी तक हम लोगों ने कराया है उसको एनसीईआरटी से देखेंगे, और फिर इसके बाद जो बची हुई चीजें हैं उनको भी एनसीईआरटी से करेंगे। देखते हैं, चलो शुरू करते हैं बेटा। इस, अच्छा अपनी एनसीईआरटी भी साथ रखना। देखो यहां पर हम लोगों ने जो अभी तक पढ़ा है कि बेटा जो इम्यूनिटी होती है ये हमारे बॉडी की अपनी एबिलिटी है हमारे शरीर को बीमारी से बचाने के लिए। तो कहते हैं बॉडी इज एबल टू डिफेंड, हमारा शरीर जो है इसके पास खुद की ताकत होती है डिफेंड करने की, इट सेल्फ फ्रॉम मोस्ट ऑफ दी फॉरेन एजेंट। जब भी फॉरेन एजेंट कोई बाहरी चीज हमारे शरीर में जाती है, हमको बीमार करने का प्रयास करती है, तो हमारी बॉडी स्वयं डिफेंड कर लेती है, स्वयं अपना बचाव करती है। तो हमारी बॉडी में हमारा बचाव करने के लिए क्या है? तो कहते हैं हमारे बॉडी में हमारा बचाव करने के लिए इम्यूनिटी है, पावर है, डिजीज प्रोटेक्टिंग पावर। डेफिनेशन पूछी जाए कि इम्यूनिटी बेटा क्या होती है, देखो बेटा यहां पे लिखा है कि द ओवरऑल एबिलिटी ऑफ द होस्ट, कोई भी होस्ट है उसकी जो एबिलिटी होती है फाइट करने की डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म, जो बीमारी काज करने वाले ऑर्गेनिज्म हैं, इनको मारने की ताकत, इनको इनसे लड़ने की ताकत जो होती है हमारी बॉडी में, ये इम्यून सिस्टम से मिलती है।
और जो ताकत होती है, पावर होती है, डिफेंस पावर को हम लोग इम्यूनिटी कहते हैं। ये सारी बातें कर ली थी एनसीईआरटी से, सिर्फ इसको अंडरलाइन कर देते हैं। अच्छा बेटा देखो, जो इम्यूनिटी होती है दो तरीके की होती है, इनेट इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी। हम लोगों ने इनेट इम्यूनिटी के बारे में पढ़ लिया था, बस अंडरलाइन कर लो। जो इनेट इम्यूनिटी होती है वो नॉन स्पेसिफिक होती है। देखो बेटा सारे बच्चे, नॉन स्पेसिफिक, इसका मतलब कोई भी दुश्मन हमारे शरीर में अगर जाने का प्रयास करता है तो इनेट इम्यूनिटी उसको मना करती है, प्रिवेंट करती है, रोकती है। किसी विशेष दुश्मन के लिए नहीं है, ये हर किसी को रोकती है, इसलिए इसको नॉन स्पेसिफिक कहते हैं। और कहते हैं ये जन्म के समय ही पाई जाती है, मतलब जब हम पैदा होते हैं तो पैदा होने के साथ इनको लेके आते हैं। तो इनेट इम्यूनिटी हमें बाई बर्थ से ही मिलती है, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या क्या होते हैं, तो हम लोगों ने बेटा बात करी थी, इसमें बैरियर्स होते हैं। जरा अंडरलाइन कर लेते हैं एनसीईआरटी को, कौन कौन बैरियर होते हैं, जरा देखो कौन कौन बैरियर होते हैं। आपसे पूछते भी रहेंगे बेटा। सबसे पहला बैरियर है फिजिकल बैरियर। हम लोगों ने कल पढ़ा था कि हमारी बॉडी में जो त्वचा है, स्किन है, इसका काम प्रोटेक्शन करना है, पैथोजन को बॉडी में अंदर जाने से रोकना है। ये रोकती है, एक तरीके से बैरियर का काम करती है। स्किन और रेस्पिरेटरी पैसेज की म्यूकस मेम्ब्रेन, जीआईटी की म्यूकस मेम्ब्रेन और यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट की म्यूकस मेम्ब्रेन दुश्मन को रोकने का प्रयास करती है। और ये दोनों बैरियर हैं, तो कहते हैं ये फिजिकल बैरियर हैं। तो कहते हैं स्किन फिजिकल बैरियर की तरह काम करती है, और साथ साथ में म्यूकस मेम्ब्रेन, म्यूकस कोटिंग, आप एपिथेलियम लाइनिंग, आप रेस्पिरेटरी, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट और यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट। ध्यान देना बेटा, क्वेश्चन यहीं से पूछेंगे। रेस्पिरेटरी, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट और यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट की जो एपिथेलियम की लाइनिंग होती है, म्यूकोसा होती है, वो भी फिजिकल बैरियर के अंतर्गत आती है, ठीक है। अजय, अश्वनी, उमंग, रमेश, शोभित, बेटा हर चीज अपनी एनसीईआरटी के साथ रखकर इनको अंडरलाइन करते चलो। तो फिजिकल बैरियर हो गया। क्वेश्चन आएगा, आज हम पूरा इम्यूनिटी अंडरलाइन करा देंगे आपको, ठीक है, 1 घंटे के अंदर ही कराएंगे इसको। चलो आगे देखते हैं बेटा। दूसरा है फिजियोलॉजिकल बैरियर। फिजियोलॉजिकल बैरियर में दो चीजें आती हैं। एक तो बेटा हमारी आंखों में जो टीयर्स निकलते हैं, और हमारी जो लार है, ब्यूकल कैविटी में सलाइवा है, इसमें एंजाइम होता है लाइसोजाइम। ये भी दुश्मन को रोकने का प्रयास करते हैं। साथ साथ हमारे स्टमक में पाया जाने वाला एसिड, इनके बारे में बात कर चुके हैं, सिर्फ अंडरलाइन करो बेटा। एसिड इन स्टमक, बताओ कौन सा एसिड, सारे बच्चे आंसर दें। स्टमक में कौन सा एसिड होता है, आंसर दो। हाइड्रोक्लोरिक एसिड। आनंद कुमार ने तुरंत आंसर दिया। और बेटा सलाइवा और जो आपके टीयर्स होते हैं, वहां पर एक एंजाइम होता है माइक्रोबिसिडल, जिसका नाम है लाइसोजाइम, ठीक है। तो लिखा है सलाइवा, एसिड इन सलाइवा, एसिड इन स्टमक एंड सलाइवा इन माउथ, टीयर्स फ्रॉम आईज, ऑल प्रिवेंट माइक्रोबियल ग्रोथ। और लार और आपके टीयर्स में क्या होता है, लाइसोजाइम होते हैं, लाइसोजाइम्स होते हैं। तो ये फिजियोलॉजिकल बैरियर है। फिजियोलॉजिकल बैरियर में केमिकल्स आते हैं। ये लाइसोजाइम क्या है, एंजाइम है। ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या है, केमिकल है, एसिड है। तो जो फिजियोलॉजिकल बैरियर होते हैं ये केमिकल्स के द्वारा मेडिएटेड होते हैं, ठीक है। अच्छा, थर्ड पे आता है बेटा, थर्ड बैरियर है सेलुलर बैरियर। अगर फिजिकल और फिजियोलॉजिकल आपको रोक नहीं पाता है, दुश्मन को रोक नहीं पाता है, तो बात आती है सेलुलर बैरियर। सेलुलर बैरियर हमारे खून में, हमारे ब्लड में जो डब्ल्यूबीसी होते हैं, जैसे लिम्फोसाइट है, न्यूट्रोफिल्स है और मोनोसाइट है, ये दोनों डब्ल्यूबीसी ऐसे हैं जो सेलुलर बैरियर का हिस्सा हैं। तो याद रखो, सेलुलर बैरियर में बेटा कौन आएंगे, एक तो आएंगे आपके डब्ल्यूबीसी में न्यूट्रोफिल्स आते हैं। न्यूट्रोफिल्स जो पीएमएनएल कहलाते हैं, पॉलीमार्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट कहलाते हैं, क्लियर। साथ साथ में यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ बेटा आएगा मैक्रोफेज आएगा, यहाँ पे मोनोसाइट आएगा, और साथ साथ में यहाँ पर नेचुरल किलर सेल आएगी। नेचुरल किलर सेल, ये जो आपकी 4 सेल होती है, न्यूट्रोफिल, मैक्रोफेज, मोनोसाइट और नेचुरल किलर सेल, ये सेल्स हैं जो बैरियर की तरह काम करती हैं। अगर कोई एंटीजन अंदर जाता है, मार के फेंक देती हैं, ठीक। तो ये थर्ड नंबर पे हम लोगों ने बात करी बेटा, सेलुलर बैरियर। और लास्ट में आंसर दो, अगर बेटा कोई सेल वायरस से इंफेक्टेड है, तो वायरस से इंफेक्टेड सेल अपने पड़ोस की हेल्दी सेल को बचाती है। अगर कोई वायरस इंफेक्टेड सेल है तो निकालती है इंटरफेरॉन, और इंटरफेरॉन पड़ोस की सेल जो हेल्दी सेल है उसको वायरल इंफेक्शन से बचाती है। अगर कोई इंटरफेरॉन निकालता है तो इसको साइटोकाइन बैरियर कहते हैं। साइटोकाइन बैरियर में क्या आएगा, इंटरफेरॉन्स आते हैं।
अगर क्वेश्चन इनेट इम्यूनिटी भी बनता है, किसी बच्चे का गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब बेटा हम लोग आगे आते हैं, देखो आगे आते हैं, एक्वायर्ड इम्यूनिटी की बात करते हैं। एक्वायर्ड इम्यूनिटी हम लोगों ने कल पढ़ी थी, सारी चीजें बता दी थी आपको। बेटा एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो होती है, जब हम जन्म ले लेते हैं, जन्म लेने के बाद आपके आसपास ढेर सारे दुश्मन हैं, ढेर सारे पैथोजन है, हवा में भी है, पानी में भी है, बिस्तर पे भी है, आप जब खाना खाते हैं तो भोजन में भी है। तो आप जब पैदा होने के बाद दुश्मन को अंदर लेते हैं, शरीर में दुश्मन जाता है, तो आपका इम्यून सिस्टम उससे लड़ता है, उसको मार के फेंकता है, और मार के फेंकने के बाद उसको याद भी कर लेता है। कहते हैं जब दुश्मन को मारकर आप शक्ति अर्जित करते हैं, तो ऐसी शक्ति को एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी, जैसा दुश्मन जाएगा वैसे ही शक्ति आप अर्जित करेंगे। तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी स्पेसिफिक होती है, पहली चीज। एक्वायर्ड इम्यूनिटी मेमोरी पर बेस्ड है। दुश्मन को अगर आप मारेंगे, अगर आपका इम्यून सिस्टम दुश्मन को मारेगा तो लड़ना सीख जाता है, उस टाइप के दुश्मन से लड़ना सीख जाता है। तो कहते हैं जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है उसके पास मेमोरी होती है और ये स्पेसिफिक होती है। तो कहते हैं बेटा ये पैथोजन स्पेसिफिक होती है, पहली चीज क्वेश्चन यहां से पूछ सकते हैं। साथ साथ में इसके पास मेमोरी होती है, ये मेमोरी पर बेस्ड है। और याद रखना बेटा, अगर हमारा शरीर, जैसे मान लो मैं हूं, मेरे शरीर में कोविड का इंफेक्शन हो गया, कोरोना का इंफेक्शन हो गया, जीता जागता खतरनाक वायरस शरीर में प्रवेश कर गया। अब हमारा इम्यून सिस्टम क्या करेगा, उसको देखेगा और ये कहेगा अरे ये तो फॉरेन है, ये तो बाहरी है। हमारे शरीर का इम्यून सिस्टम हमारी सेल को अपना मानता है, हमला नहीं करता है, लेकिन अगर कोई बाहरी चीज आए तो उसको मार के फेंक देता है। तो जब इम्यून सिस्टम देखेगा ये तो फॉरेन है, ये एंटीजन है, तो इम्यून सिस्टम की टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट लड़ने आएंगी, लड़ने के बाद उसको मार के फेंकेंगी, मार के फेंक के उसको याद कर लेंगी। तो कहते हैं जब हमारा इम्यून सिस्टम पहली बार लड़ाई लड़ता है, जब दुश्मन पहली बार आता है, तब जब हमारा इम्यून सिस्टम लड़ता है तो वो लड़ाई बड़ी स्लो होती है। लेकिन हम, नतीजा क्या निकलता है, लड़ाई भले ही स्लो हो लेकिन हम उससे लड़ना सीख जाते हैं। बेटा अगर यही कोविड का इंफेक्शन हमारे जीवन में कभी दोबारा आए, तो अब हमारा शरीर पहली बार लड़ चुका है, दूसरी बार आसानी से लड़ सकता है, क्योंकि पहली बार लड़ाई की यादें हमारा इम्यून सिस्टम सजो लेता है, क्योंकि बी लिम्फोसाइट के पास भी मेमोरी थी और टी लिम्फोसाइट के पास भी मेमोरी थी। तो याद रखो बेटा, कहते हैं कि हमारा जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी होता है, इसके पास में देखो, यहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि बेटा ये पैथोजन स्पेसिफिक होता है, अंडरलाइन यहाँ करना है, इसके पास मेमोरी होती है, ये दूसरी अंडरलाइन है। बेटा पहली बार जब हमारी बॉडी, ध्यान देना, जब हमारी बॉडी फर्स्ट टाइम दुश्मन को, जब हमारी बॉडी में पहली बार दुश्मन जाता है, इसको फर्स्ट इनकाउंटर कहते हैं। तो जो हमारा इम्यून सिस्टम लड़ाई लड़ता है, जिसको प्राइमरी रिस्पांस कहते हैं वो लो इंटेंसिटी का होता है। कहते हैं बेटा जो प्राइमरी रिस्पांस होता है, हमारे शरीर का इम्यून सिस्टम जब पहली बार इससे लड़ता है, जिसको प्राइमरी रिस्पांस कहते हैं, वो बहुत लो इंटेंसिटी का होता है। तो फर्स्ट इनकाउंटर में इंटेंसिटी कैसी होगी, लो। इम्यून सिस्टम लड़ना जानता ही नहीं था, लड़ाई स्लो होती है। लेकिन वही दुश्मन, सेम दुश्मन अगर 5 साल बाद दोबारा आया, उसी शरीर में आया, तो अब आपका इम्यून सिस्टम, बी मेमोरी भी है, टी मेमोरी भी है, ये दोनों बता देंगे कि 5 साल पहले आप लड़ चुके हैं। तो इम्यून सिस्टम को टाइम नहीं लगता है, बहुत जल्दी दुश्मन को मार के फेंक देता है। आप बीमार नहीं होते हैं सेकेंड इनकाउंटर में, बहुत हल्का फुल्का सिम्टम आएगा और आसानी से आपका इम्यून सिस्टम दुश्मन को मार के फेंक देगा। कहते हैं जो सेकेंडरी रिस्पांस होता है, अगर सेम दुश्मन से अगर दोबारा शरीर पे हमला हो जाए, तो जो सेकेंडरी रिस्पांस होता है, जिसको हम लोग एनेमनेस्टिक रिस्पांस कहते हैं, सेकेंडरी या एनेमनेस्टिक रिस्पांस जो होता है, ये बेटा हाईली इंटेंसिफाइड होता है, ये ज्यादा शक्तिशाली होता है, हाईली इंटेंसिफाइड। तो देखो क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी में प्राइमरी रिस्पांस ज्यादा इंटेंसिटी वाला होता है या लो इंटेंसिटी वाला, आंसर आएगा लो इंटेंसिटी वाला। अगर वही दुश्मन, सेम दुश्मन 5 साल बाद दोबारा आया, तो आपका इम्यून सिस्टम सेकेंडरी रिस्पांस कैसा दिखाएगा, सेकेंडरी रिस्पांस हाई इंटेंसिटी का होता है, और जिसको हम लोग एनेमनेस्टिक कहते हैं। क्या बोलते हैं, एनेमनेस्टिक रिस्पांस कहते हैं। ये दोनों क्वेश्चन यहां से पूछ सकते हैं। अच्छा ये सेकेंडरी रिस्पांस जो है इतनी तेज इंटेंसिटी का क्यों है, दुश्मन बहुत तेजी से क्यों मारा गया, तो कहते हैं हमारे इम्यून सिस्टम की ताकत है, ये पहली बार रिस्पांस जो हुआ था उसको याद कर लेता है, कैसे लड़ा था, सारी स्ट्रेटजी इसको पता है।
एक बार अगर आपने दुश्मन को मारा है ना, तो आप उसकी औकात जानते हैं, ताकत जानते हैं। आपका इम्यून सिस्टम सेम दुश्मन को जब दोबारा पाएगा तुरंत मार देगा। तो सेकेंडरी रिस्पांस बहुत ही हाई इंटेंसिटी का होता है। इस तरीके से बेटा ये पैराग्राफ भी हो गया। इस पैराग्राफ में इतना ही इंपॉर्टेंट था। फिर हम लोगों ने देखा था जो प्राइमरी और सेकेंडरी रिस्पांस होते हैं, ये इनमें कौन से सैनिक हिस्सा लेते हैं, आपको बताया था। एक्वायर्ड इम्यूनिटी में दो सैनिक हिस्सा लेते हैं, एक सैनिक है बी लिम्फोसाइट, दूसरा है टी लिम्फोसाइट। तो देखो बेटा प्राइमरी और सेकेंडरी रिस्पांस जो होता है किनकी मदद से होता है, बेटा लिम्फोसाइट की मदद से होता है। और बेटा एक लिम्फोसाइट है बी लिम्फोसाइट और दूसरी है टी लिम्फोसाइट। यही दो सैनिक हैं जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी में हिस्सा लेते हैं। बी लिम्फोसाइट स्वयं नहीं लड़ता है, ये प्लाज्मा सेल बनाता है और मेमोरी सेल बनाता है। टी लिम्फोसाइट की चार भाई थे, टी हेल्पर सेल, टी किलर सेल, टी मेमोरी सेल, टी सप्रेसर सेल। कल मैंने बता दिया था, मैं सिर्फ इसको अंडरलाइन कर रहा हूं बेटा। देखो कहते हैं जो बी लिम्फोसाइट होता है ये कैसे लड़ता है, बी लिम्फोसाइट क्या बनाता है, प्लाज्मा सेल। बी लिम्फोसाइट बनाता है प्लाज्मा सेल और प्लाज्मा सेल बनाता है एंटीबॉडी। तो यहां सीधे लिखा है बी लिम्फोसाइट प्रोड्यूसेस एन आर्मी ऑफ प्रोटीन, ये प्रोटीन की एक फौज बनाता है। और ये जो प्रोटीन की फौज होती है इसको हम लोग कहते हैं एंटीबॉडी। क्या कहते हैं, एंटीबॉडीज कहते हैं। ये जो प्रोटीन्स हैं इनको एंटीबॉडीज कहते हैं। इन्हीं को हम लोग इम्यूनोग्लोबुलिन कहते हैं। जो एंटीबॉडी होती हैं इन्हीं को हम लोग इम्यूनोग्लोबुलिन कहते हैं। ध्यान देते चलना, इम्यूनोग्लोबुलिन कहते हैं। क्लियर। अब देखो, अच्छा ये एंटीबॉडी या इम्यूनोग्लोबुलिन कहां पे रहेंगे, बेटा ब्लड में रहेंगे। ये ब्लड में रहते हैं ना। तो जब भी दुश्मन आता है तो बी लिम्फोसाइट पैदा करते हैं एंटीबॉडी और ये एंटीबॉडी आ जाते हैं खून में। जहां दुश्मन है एंटीबॉडी जाते हैं और दुश्मन को मार के फेंक देते हैं। ठीक है। इस तरीके से जो बी लिम्फोसाइट से इम्यूनिटी मिलती है, ब्लड एक ह्यूमर है, फ्लूइड है, इसीलिए इसको ह्यूमोरल इम्यूनिटी कहते हैं। ये मैंने बताया था आपको, बस अंडरलाइन करा देते हैं। तो बी लिम्फोसाइट से जो इम्यूनिटी मिलती है इसको ह्यूमोरल इम्यूनिटी कहते हैं या एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी कहते हैं। एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी कहते हैं, एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी कहते हैं। ठीक है। अच्छा आप देखो बेटा, कहते टी लिम्फोसाइट, अच्छा मैंने बताया भी था कल, ये जो टी सेल होती हैं, बी सेल को उत्तेजित कौन करता है, बी सेल को कौन एक्साइट करता है कि लड़ाई लड़ो, कोशिश करो, दुश्मन ने हमला कर दिया है। तो आपको बता दें टी लिम्फोसाइट बी लिम्फोसाइट को एक्टिवेट करती है कि चलो दुश्मन ने हमला कर दिया है, लड़ो। तो जब टी लिम्फोसाइट बी लिम्फोसाइट को मैसेज देती है तभी बी लिम्फोसाइट एंटीबॉडी बनवाते हैं। एंटीबॉडी कैसे बनवाते हैं, तो बी लिम्फोसाइट टूट जाते हैं किसमें, दो सेल में। एक बेटा सेल होती है प्लाज्मा सेल, एक होती है प्लाज्मा सेल, एक होती है मेमोरी सेल। तो जो प्लाज्मा सेल है यही प्लाज्मा सेल फौज बनाती है प्रोटीन की, जिसको हम लोग कहते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन। ठीक है, ये मैंने कल बताया था आपको। अच्छा बेटा देखो यहाँ पे टी लिम्फोसाइट खुद नहीं लड़ती है, टी लिम्फोसाइट स्वयं लड़ने जाती है। टी लिम्फोसाइट के चार भाई मैंने बताए थे। हेल्पर सेल बहुत ही अच्छी सेल है। हेल्पर सेल का काम है सभी की मदद करना, सभी को मैसेज देना कि दुश्मन ने हमला कर दिया है। लेकिन हमारे सिलेबस में नहीं है, कल मैंने बता दिया, लेकिन आज सिर्फ आप यही देखेंगे टी हेल्पर सेल के साथ टी किलर सेल होती है। किलर सेल ही दुश्मन को मारती है क्योंकि उसी के पास ताकत होती है। हेल्पर के पास ताकत नहीं होती है, ना मेमोरी के पास ताकत होती है दुश्मन को मारने की, ना टी सप्रेसर के पास ताकत होती है। किलर के पास ताकत होती है हमारे शरीर के दुश्मन को मारने की। ठीक है। अच्छा देखो टी सेल लिखा है देमसेल्फ डू नॉट सीक्रेट एंटीबॉडी, टी सेल एंटीबॉडी नहीं बनाते हैं। फिर लिखा है बट हेल्प बी सेल, ये बी सेल की मदद करते हैं। देखो मैंने लिखा है टी सेल बी सेल की मदद करते हैं, एंटीबॉडी बनाने के लिए प्रेरित करते हैं। क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है। अब यहां बेटा इतना हो गया। अब आगे देखो, अब आगे देखो, कहते हैं जो हमारी एंटीबॉडी है, जो हमारी एंटीबॉडी है जिसको इम्यूनोग्लोबुलिन कहते हैं, उसके बारे में कहा गया है ये कई प्रकार की होती हैं। जो इम्यूनोग्लोबुलिन्स हैं ये कई प्रकार की होती है। कौन कौन सी यहीं पे देख लेते हैं। इम्यूनोग्लोबुलिन्स, जो इम्यूनोग्लोबुलिन्स होती हैं इनमें इम्यूनोग्लोबुलिन्स को हम लोग शॉर्ट में आईजी कहते हैं, आईजी कहते हैं। ठीक है। ये जो इम्यूनोग्लोबुलिन होती है कौन कौन होती है, ज्यादा देखो बेटा, इसमें होती है सबसे ज्यादा पाई जाने वाली है, सबसे कम पाई जाने वाली। तो आईजीजी देखो ऐसे, आईजीजी, आईजीए, आईजीएम ऐसे होती हैं। तो जी ए एम डी और ई, ध्यान देना।
हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा इम्यूनोग्लोबुलिन जो पाई जाती है वो जी है, इसके बाद ए, इसके बाद एम, इसके बाद डी और सबसे कम होती है ई। ध्यान देना बेटा, क्वेश्चन यहां से पूछ सकते हैं कि जो इम्यूनोग्लोबुलिन होती है वो कितने प्रकार की होती है, तो आप बता सकते हैं जी ए एम डी ई, गेम डी ई। ठीक है, ये बेटा डिक्रीजिंग आर्डर है। सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन किसकी होगी, जी की, फिर ए की, फिर एम की, फिर डी की, फिर ई की। ठीक है, और यहां बता दे बेटा, ये जो इम्यूनोग्लोबुलिन जी है ना, ये जी, ये एक ऐसी एंटीबॉडी है जो हमें जन्म से पहले मां दे देती है। मां ये एंटीबॉडी प्लेसेंटा से बच्चे को, फीटस को दे देती है। तो याद रखना, पूछा जाए कि ये जो 5 एंटीबॉडी हैं, इनमें कौन एंटीबॉडी मां अपने बच्चे को, मां अपने फीटस को पेट में ही दे देती है, गर्भ में ही दे देती है, तो ये बता दें बेटा, जो आईजीजी होती है ये प्लेसेंटा से क्रॉस हो जाती है। ये आईजीजी है, ये फीटस को मिल जाती है, फीटस को मिल जाती है, फीटस फीटस फ्रॉम मदर, फीटस मां से प्राप्त कर लेता है। अब फीटस अगर मां से प्राप्त करेगा तो कैसे प्राप्त करेगा, प्लेसेंटा से, तो लिख देते हैं थ्रू प्लेसेंटा ये प्राप्त करता, ऐसे लिख देते हैं जिससे कि आपके मन में कोई कंफ्यूजन नहीं रहे, प्लेसेंटा से मिलती है। आईजीए के बारे में कहा जाता है कि आईजीए एक ऐसी एंटीबॉडी है जो बेटा मां अपने बच्चे को दूध में देती है। ध्यान देना, जब मां बच्चे को दूध पिलाती है तो शुरुआत का जो दूध होता है वो गाढ़ा गाढ़ा पीला दूध होता है, उसमें एंटीबॉडी ए होती है। सभी को पता है कि मां का दूध आपके इम्यून सिस्टम को मजबूत करती है, आपके डिजीज प्रोटेक्टिव पावर को बढ़ाती है। तो आईजीए जो है ये बेटा मिलती है कोलेस्ट्रम से। जो मां का दूध होता है ना, उसको कोलेस्ट्रम कहते हैं। शुरुआत का 2-3 दिन जो पीला पीला दूध निकलता है, ये कोलेस्ट्रम में पाई जाती है आईजीए। और बच्चा सबसे पहले जो स्वयं बनाता है वो आईजीएम है। याद रखना, आईजीजी प्लेसेंटा से मिलती है, आईजीए कोलेस्ट्रम से मिलती है, आईजीएम सबसे पहली एंटीबॉडी जो आप स्वयं बनाएंगे वो आईजीएम है। थोड़ा सा इसके बारे में मैंने बता दिया बेटा, ठीक है। ये बताओ, एक बार आंसर दे दो बेटा, जितनी चीजें आपके पास आपके समझ जा रही हैं, क्लियर है कि नहीं, बताओ। रमेश, खान साहब, प्रदीप, भानु, ब्रांड बाबू, अश्वनी, क्लियर है? ईच एंड एवरीथिंग इज क्लियर? ठीक है, अब देखो, ये बताएंगे आपको कि डाइजेस्ट क्यों नहीं होती है। अच्छा इधर देखो, अब हम लोगों ने देखा कि जो बेटा एंटीबॉडी होती है, एंटीबॉडी के बारे में थोड़ा सा एक फिगर, एक कार्टून बना है कि एंटीबॉडी कैसी होती है। जो हमारे पास 5 प्रकार की एंटीबॉडी दी गई हैं, कहते हैं एंटीबॉडी में बेटा 4 पेप्टाइड चेन होती है। हम लोग देखते हैं कौन कौन सी। देखो बेटा, एक पेप्टाइड चेन ऐसी है, देखो ये वाली है, ऐसा लगता है ये पेप्टाइड चेन जो है ये बड़ी है, लंबी है, देखो ना ये लंबी है, ये तो लंबी है ना। तो कहते हैं जो लंबी पेप्टाइड चेन होती है उसको हैवी बोलते हैं। ये जो लंबी वाली पेप्टाइड चेन है इसको हैवी बोलते हैं, और जो छोटी पेप्टाइड चेन है इसको हम लोग बोलते हैं लाइट। तो कहते हैं बेटा इसमें 2 हैवी चेन होती है, 2 हैवी चेन होती है और 2 होती है लाइट। और ये चेन क्या है, ये पेप्टाइड चेन है। 2 हैवी और 2 लाइट चेन की वजह से इसको साइंस H2L2 कहती है, H2L2, H2L2। कभी कभी पूछते हैं H2L2 ये क्या बला है, तो आप कहेंगे ये एंटीबॉडी है। H2 का मतलब है 2 हैवी चेन और L2 का मतलब है 2 लाइट चेन। अब देखो बेटा, कहते हैं ये जो हैवी चेन है, हैवी चेन में एक सिरा है N और एक सिरा है C। जो बेटा पेप्टाइड चेन होती है इसमें एक होता है N टर्मिनल और एक होता है C टर्मिनल। तो आपको बता दें, ये बेटा आपकी लाइट है, ये हैवी है, ये हैवी है, ये वाली हैवी है और ये वाली लाइट है। तो आप यहां जरा देखो एक पल बेटा, यहां देखो जो आपकी लाइट चेन और हैवी चेन का एन टर्मिनल है, इस एन टर्मिनल पे जरा देखो, यहां पर ऐसे खांचे जैसे हैं, देखो लाइट चेन में भी खांचे हैं और हैवी चेन में भी खांचे हैं। इसी तरीके से खांचे यहां पर भी हैं, लाइट चेन में भी हैं और हैवी चेन में भी है। ये जो खांचे होते हैं यही वो खांचे हैं जहां एंटीबॉडी दुश्मन को बाइंड करती है। जैसे मान लो कोई दुश्मन आ गया तो पूरी एंटीबॉडी लड़ने जाएगी, तो एंटीबॉडी दुश्मन को कहां पकड़ेगी, कैसे पकड़ेगी? तो आपको बता दें, एंटीबॉडी के एन टर्मिनल पे जो खांचे पाए जाते हैं इनको एक्टिव साइट कहते हैं,
दुश्मन को बाइंड करने की साइट है ये। अच्छा बताओ, दुश्मन पराई चीज है, पराया मतलब जो अपना नहीं है। एंटीबॉडी कभी अपने को नहीं मारती है, हमेशा पराये को मारती है। जो पराये को पकड़े, पराये को बाइंड करे, उसको पैराटोप कहते हैं। एनसीईआरटी में लिखा नहीं है। ये जो बेटा एक्टिव साइट पाए जाते हैं हैवी और लाइट चेन पे, हैवी और लाइट चेन पे, इनको साइंस पैराटोप कहती है। एनसीईआरटी में लिखा नहीं है, लेकिन आपको बता दिया मैंने, पैराटोप कहते हैं। तो ये दुश्मन को बांधने की साइट है, इसको बोलते हैं पैराटोप। ठीक है, क्लियर। अच्छा, इस पैराटोप से बाइंड कौन करेगा? इस पैराटोप से बाइंड करेगा दुश्मन। तो आपको बताने बेटा, जब भी दुश्मन हमारे शरीर में आता है, जैसे मान लो बेटा ये दुश्मन आ गया, ऐसे दुश्मन आ गया, ये ऐसे कलर चेंज कर लेते हैं जिससे कि विजिबल दिखे। ये कलर कर लेते हैं बेटा। मान लो ये दुश्मन आ गया, मान लो ये दुश्मन आ गया। अब ये दुश्मन एंटीबॉडी देखेगा और एंटीबॉडी क्या करेगा? इस दुश्मन क्या है? दुश्मन होता है बेटा एंटीजन। दुश्मन होता है एंटीजन। तो ये एंटीजन जब एंटीबॉडी पकड़ेगी इसको, तो किस हिस्से से पकड़ेगी बेटा? पैराटोप से पकड़ेगी। तो एंटीजन जो होता है बेटा, इसके पास होता है एपिटोप। एपिटोप एनसीईआरटी में लिखा नहीं है, लेकिन बता दिया मैंने। एंटीजन का वो हिस्सा जो एंटीबॉडी से जुड़ता है, एंटीबॉडी जब एंटीजन को पकड़ती है तो एंटीबॉडी के पास पैराटोप होता है, एंटीजन के पास एपिटोप होता है। एपिटोप यहां आके जुड़ जाता है और एंटीबॉडी दुश्मन को पकड़ के उसको चीर के फेंक देती है, उसको मार के फेंक देती है, उससे झगड़ा करती है, उसको नष्ट कर देती है। एंटीबॉडी हमारे शरीर का सैनिक है, दुश्मन को मारेगा। ठीक है, इस तरीके से एंटीजन और एंटीबॉडी की बात करी जाए। एंटीजन के पास एपिटोप, एंटीबॉडी के पास पैराटोप। दो लाइट चेन, दो हैवी चेन। बेटा दोनों लाइट और हैवी चेन आपस में कैसे जुड़ी है? देखो हल्का सा दिखाई दे रहा है, डाई सल्फाइड बांड। अगर एनसीईआरटी आपके पास है, देखो बेटा इनके पास डाई सल्फाइड बांड होते हैं। दो हैवी और दो लाइट चेन आपस में जुड़ी होती हैं डाई सल्फाइड बांड से। एन टर्मिनल जो होता है, वहां पर एक्टिव साइट पाए जाते हैं, पैराटोप पाए जाते हैं। अच्छा ध्यान देना बेटा, ये जो पैराटोप होते हैं ना, ये एक्टिव साइट जो होती हैं, जैसा दुश्मन वैसा ही इनका आकार होता है। लिसन मी, जो बेटा एन टर्मिनल पे ये खांचे हैं जिनको पैराटोप कहते हैं, ये खांचे दुश्मन के साइज के अनुसार चेंज होते रहते हैं। तो इसका मतलब जो ये एन टर्मिनल होता है, ये वेरिएबल होता है। कैसा होता है? वेरिएबल। तो जो बेटा ये वाला हिस्सा है ना, ये वाला हिस्सा जैसा दुश्मन होता है वैसा ही एक्टिव साइट का आकार हो जाता है। तो इस वाले हिस्से को हम लोग कहते हैं वेरिएबल फ्रेगमेंट। वेरिएबल फ्रेगमेंट कहते हैं। तो याद रखना, जहां पर पैराटोप होते हैं वो हिस्सा वेरिएबल होता है। अगर दुश्मन बड़ा आ गया तो ये बड़ा हो जाएगा, दुश्मन छोटा आ गया तो ये छोटा हो जाएगा। जैसे हम निवाला खाते हैं, अगर लड्डू छोटा है तो मुंह कम खोलेंगे, लड्डू बड़ा है तो मुंह बड़ा खोलेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल जैसा दुश्मन वैसे ही आकार कर लेता है। इस तरीके से हम लोगों ने एपिटोप, पैराटोप, वेरिएबल फ्रेगमेंट, दोनों पेप्टाइड चेन डाइसल्फाइड बांड से जुड़ी हैं। ये हम लोगों ने सब डिस्कस किया। इसको स्क्रीनशॉट कर सकते हो बेटा। प्रदीप, अश्वनी, रमेश, क्लियर है कि नहीं बताओ? ये एंटीबॉडी का जो कार्टून है क्लियर है? दो डाइसल्फाइड बांड क्लियर है? इतना आगे बढ़ते हैं। ये एक मोनोमर है, ये बेटा एक एंटीबॉडी का कार्टून है। एंटीबॉडी का जो आकार होता है ये वाई शेप होता है। ठीक है, तो हमारे सिलेबस में नहीं है। जो 5 एंटीबॉडी होते हैं इनमें कुछ मोनोमर होते हैं, एक मोनोमर है, डाइमर के रूप में भी, जिनमें 2 बाई होते हैं। एंटीबॉडी ऐसा भी है जिनमें सिंगल बाई होता है, एंटीबॉडी ऐसे भी है जिनमें 2 बाई होते हैं, और एंटीबॉडी ऐसे हैं जहां 5 बाई होते हैं। तो ये हमारे सिलेबस में नहीं है, ज्यादा चक्कर में मत पड़ो। ये ध्यान देना, ये एंटीबॉडी का एक मोनोमर है, ये एक ही इसका मॉलिक्यूल है, और ये वाई शेप होता है जिसमें 2 छोटी 2 लाइट चेन होती हैं, 2 हैवी चेन होती हैं। ठीक है, अच्छा बेटा देखो, अब एंटीबॉडी के बारे में थोड़ा यहाँ पे दिया है, इसको जा देख लेते हैं। जो कहते हैं कि एंटीबॉडी जो होता है, इसको साइंस क्या कहती है? इसको कहती है कि ये H2L2 होते हैं, 2 हैवी और 2 लाइट चेन। और एंटीबॉडी कितने प्रकार के होते हैं बेटा? IgA, IgM, IgE, IgG और IgA। ठीक है, गेम DE, यहां पे डी की बात नहीं करी गई है, तो यहां पे IgD भी मैंने लिख दिया।
IgD भी लिख दिया, ठीक है। अच्छा, एंटीबॉडी का आकार कैसा होता है बेटा? बाइसेप, ठीक है, फिगर में बाइसेप होता है। और ये एंटीबॉडी कहां मिलते हैं? ब्लड में छोड़ दिए जाते हैं, ये बनते हैं और ब्लड में आ जाते हैं। ब्लड को बेटा हम फ्लूइड कहते हैं, फ्लूइड को हम लोग ह्यूमर कहते हैं। इसलिए एंटीबॉडी से या बी लिम्फोसाइट से एंटीबॉडी पैदा होते हैं, और बी लिम्फोसाइट से जो इम्यूनिटी मिलती है इसको ह्यूमोरल इम्यूनिटी कहते हैं। अच्छा, ह्यूमोरल शब्द क्यों लिया गया? एंटीबॉडी रहते हैं ब्लड में और ब्लड एक ह्यूमर है, इसीलिए इसको ह्यूमोरल इम्यूनिटी कहते हैं, या इसको सेल मीडिएटेड या इसको एंटीबॉडी मीडिएटेड कहते हैं। इसका एक और नाम है एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी भी बोलते हैं, ठीक है। ये बी लिम्फोसाइट की इम्यूनिटी है। अब देखो बेटा, जो टी लिम्फोसाइट से इम्यूनिटी मिलती है इसको कहते हैं सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी कहते हैं। क्वेश्चन पूछेंगे यहां से कि टी लिम्फोसाइट से जो इम्यूनिटी मिलती है क्या बोलते हैं? सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, CMI भी कहते हैं, इसको AMI कहते हैं, एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी की वजह से इसको AMI कहते हैं। कभी कभी शार्ट पूछ लेंगे और आपको बताना पड़ेगा AMI क्या है, एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी। CMI क्या है? सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी जो है ये आती है टी लिम्फोसाइट से, ठीक है। अच्छा, यहां पे लिखा है कि बेटा टी लिम्फोसाइट जो होती है ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन का रिजेक्शन करती है, टी लिम्फोसाइट कैंसर सेल को मारती है। तो यहां आगे चल के लिखा होगा कि बेटा जब भी हम अपनी हार्ट, आई, लिवर या किडनी का ट्रांसप्लांटेशन करते हैं, हृदय, आंखों, लिवर या किडनी का ट्रांसप्लांटेशन करते हैं, तो हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम इनको रिजेक्ट कर देता है। तो कौन रिजेक्ट करता है? टी लिम्फोसाइट इनको रिजेक्ट कर देती है। ये पहले की क्लास में, कल की क्लास में ही इसको बता दिया था, जरा अंडरलाइन करते चलो। ग्राफ्ट रिजेक्शन टी लिम्फोसाइट करती है, ठीक है। इस तरीके से पूरा जितना भी बी और टी लिम्फोसाइट के बारे में जरूरी चीजें थी आपके समझ हम लोगों ने अंडरलाइन करी, ठीक, हम लोगों ने अंडरलाइन की देखी। फिर लिखा है कि बेटा जो है जब हम किसी को अंग अपना डोनेट करते हैं तो अंग डोनेट करने से पहले हम मैचिंग करते हैं। तो कहते हैं जब भी हम ग्राफ्टिंग करते हैं, कोई अंग किसी का लगाते हैं, जैसे मान लो एक मरीज है उसको लिवर ट्रांसप्लांटेशन किया गया, तो लिवर ट्रांसप्लांटेशन करने से पहले मैचिंग करते हैं। हम ब्लड ग्रुप की मैचिंग करते हैं और टिश्यू की मैचिंग करते हैं। अगर ब्लड ग्रुप और टिश्यू मैच कर गया तभी हम ट्रांसप्लांट करते हैं। तो याद रखो कि ग्राफ्ट करते समय, ट्रांसप्लांटेशन करते समय किस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा? बेटा हम टिश्यू की मैचिंग करते हैं। टिश्यू की मैचिंग पता क्यों करते हैं? क्योंकि हर इंसान की सेल के ऊपर MHC वन कॉम्प्लेक्स है और किसी के MHC वन कॉम्प्लेक्स मैच नहीं करते हैं। लेकिन फिर भी हम ये कोशिश करते हैं कि ट्रांसप्लांटेशन करते समय सगे संबंधी का ही अंग लिया जाए। जैसे किसी का अंग खराब हुआ तो सबसे बढ़िया डोनर होता है अगर उसका कोई जुड़वा भाई मिल जाए या जुड़वा बहन मिल जाए। आइडेंटिकल ट्विंस सबसे बढ़िया डोनर होते हैं। मतलब ट्विंस नहीं कोई है तो हम सगे भाई बहन का अंग लेते हैं। सगा भाई बहन भी नहीं है तो हम मम्मी पापा को चुनते हैं। मम्मी पापा, भाई बहन आपके ज्यादा क्लोज हैं मम्मी पापा से, क्योंकि भाई बहन मम्मी पापा से ही बने हैं। तो सबसे बढ़िया डोनर कौन है? आइडेंटिकल ट्विन, फिर सगे भाई बहन, फिर मम्मी पापा, फिर सेम ब्लड ग्रुप वाले, फिर इसके बाद तो कुछ पूछो ही ना। तो याद रखो ग्राफ्टिंग करते समय हमें किसका ध्यान देना पड़ेगा? सबसे बढ़िया बेटा डोनर होते हैं आइडेंटिकल ट्विंस। सबसे बढ़िया डोनर होते हैं आइडेंटिकल ट्विंस। इसके बाद सबसे अच्छा डोनर कौन है? ब्रदर सिस्टर, आपके भाई बहन, ब्रदर सिस्टर। इसके बाद कौन है? आपके पेरेंट्स। इसके बाद पूछो ही ना। ये सबसे बढ़िया डोनर होते हैं। सबसे अच्छा डोनर है आइडेंटिकल ट्विन, इसके बाद ब्रदर सिस्टर, इसके बाद पेरेंट, ठीक है। तो हम ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के लिए क्या क्या करते हैं? या तो हम टिश्यू की मैचिंग करते हैं या ब्लड ग्रुप की मैचिंग करते हैं। मैच करने के बाद हम अंग को ट्रांसप्लांट करते हैं। और आपको बता दें अगर किसी को ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन किया गया है उसके बाद भी उसको जीवन पर्यंत दवाई खानी पड़ती है अपनी टी किलर सेल को दबाने के लिए। टी किलर सेल ही तो मारती है ना। अगर कोई अंग डाल दिया गया तो टी किलर सेल उसको मार देती है, रिजेक्ट कर देती है। तो टी किलर सेल शांत रहें तो उनके लिए डेली आपको दवाई लेनी पड़ती है, इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग लेनी पड़ती है। क्लियर? यहां से क्वेश्चन पूछा जाए तो बेटा आप बता सकते हैं कि इम्यूनोसप्रेसेंट आपको लेने पड़ते हैं जो बची हुई जिंदगी है पूरी जिंदगी भर, तभी आप बच पाएंगे। अदरवाइज आपका इम्यून सिस्टम
इसको मार के फेंक देगा। ठीक है, तो इस तरीके से बेटा प्रदीप खान साहब, अजय साहू, हाँ पिग का हार्ट ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, बिल्कुल बेटा ये सही है। इंसान को इंसान का हार्ट तो मिल नहीं रहा है, तो इंसान ये कोशिश कर रहा है कि जानवरों के अंग इंसान को कैसे लगाए जाएं। इस पे बहुत काम चल रहा है, भविष्य में ये संभव भी होगा, ऐसा चल रहा है, तो इसकी परवाह नहीं करो, सब कुछ अच्छा होने वाला है। आगे चल के इंसान अगर नहीं है तो एनिमल्स काम आएंगे, आज भी काम आ रहे हैं, कल भी आएंगे। तो इस तरीके से हम लोगों ने बी और टी लिम्फोसाइट की बातें करी। अभी तक कोई डाउट है एनी स्टूडेंट बेटा, जो भी बच्चे साथ में हमारे हैं, प्रदीप, सोनू, राम सागर, सौरभ, कोई डाउट तो नहीं है? क्लियर है बेटा सब? ये कुछ है नहीं, आसान है, बस पढ़ते चलो। आज हमारा उद्देश्य है कि जो चीजें हैं इसकी कंप्लीट कर देंगे। अच्छा अब देखो बेटा, अब हमारे पास है एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी, कुछ नहीं है, बिल्कुल आसान है, सुनते चलो। एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी, जरा बोर्ड पे आते हैं। अच्छा इसको अगर देखें, जैसे मान लो बेटा यहां पर दो इम्यूनिटी दी हैं, एक है एक्टिव इम्यूनिटी, एक है पैसिव इम्यूनिटी। एक है पैसिव इम्यूनिटी। जो बेटा एक्टिव इम्यूनिटी होती है उसमें क्या है, इसमें हम ये जो एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी है ये दोनों एक्वायर्ड इम्यूनिटी का ही हिस्सा है, ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी है। तो हम यहां पर जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है इसके दो पार्ट कर लेते हैं। जो आपकी एक्वायर्ड इम्यूनिटी है इसके दो पार्ट हैं, एक बेटा है एक्टिव और दूसरी है पैसिव। ये दोनों एक्वायर्ड हैं। जैसे मान लो आप 5 साल की उम्र पे हैं, मान लो आपकी उम्र, चलो आपकी एज लेते हैं, मान लो 18 साल के आप हैं, ठीक है, आपको कोविड का इंफेक्शन लग गया। कोविड-19 वायरस जो बीमारी काज करने वाला है, इसका नेचुरल इंफेक्शन हो गया। नेचुरल इंफेक्शन आपको अगर हो गया तो पता क्या होगा, ये वायरस आपके अंदर गया, नाक से अंदर गया, नाक से अंदर गया और जाके ये बैठ गया, अपनी ढेर सारी संख्या बढ़ाई, तो पता क्या असर होगा, इसको मारने के लिए बी और टी लिम्फोसाइट बुलाई जाएंगी, बी और टी लिम्फोसाइट आएंगी, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट बनाएगी एंटीबॉडी, टी लिम्फोसाइट बनाएगी किलर सेल, किलर सेल मारेगी, एंटीबॉडी मारेगी, मार के फेंक देंगी। ध्यान देना, अगर बेटा 18 साल की उम्र में पहली बार अगर ये दुश्मन आया है, फर्स्ट टाइम अगर ये दुश्मन आया है, तो पता क्या समस्या होती है, आपका इम्यून सिस्टम इसको जानता ही नहीं था। तो पहली बार जो लड़ाई होती है उसमें समय लगता है, पूरी रणनीति बनानी पड़ती है, पूरी सेल बनानी पड़ती है, तब आप इसको मार पाते हैं। तो कहते हैं बेटा जब नेचुरल इन्फेक्शन होता है तो आपका शरीर एंटीबॉडी पैदा करता है। देखो क्या होगा इसमें बेटा, इसमें होगा क्या कि आपकी टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट दोनों बुलाई जाएंगी। टी लिम्फोसाइट के 4 भाई बहन है, टी हेल्पर है, टी किलर है, टी मेमोरी है, टी सप्रेसर है, यही तो है। बी लिम्फोसाइट के भी 2 बच्चे हैं, कौन कौन है बेटा, प्लाज्मा सेल है, प्लाज्मा सेल है, और क्या है, मेमोरी सेल। मेमोरी सेल पता क्या होगा, प्लाज्मा सेल बनाएगी एंटीबॉडी, इम्यूनोग्लोबुलिन बनाएगी, और ये इम्यूनोग्लोबुलिन इसको मार के फेंक देंगी, ठीक है, हमला करेंगी। टी किलर सेल क्या करेगी, टी किलर सेल भी इसके ऊपर हमला करेगी, टी किलर सेल भी इसके ऊपर हमला करेगी और कोविड-19 को मार के फेंक देगी। हम जीत जाएंगे, हम विजयी होंगे। बेटा दो ही काम होते हैं, दुश्मन ने हमला किया, या तो आप जीतेंगे या आप मरेंगे। लेकिन ध्यान देना, जब तक आप ये लड़ाई लड़ते हैं, जब तक आप सैनिक बनाएंगे, लड़ेंगे, इसको मारेंगे, तब तक ये कोविड-19 आपको नुकसान पहुंचाता है। तो कहते हैं जब नेचुरल इन्फेक्शन होता है तो शरीर को पीड़ा बहुत मिलती है, बुखार आएगा, जुकाम होगा, खांसी आएगी, स्वाद गायब हो जाएगा, जितने भी कोविड वाले सिम्टम है वो सारे आते हैं, क्योंकि इन्फेक्शन नेचुरल था। लेकिन 10-12 दिन में, 8 से 10 दिन में ये सारी सेल बन जाएंगी, सारी सेल बन के इसको मार देंगी। मारने के बाद पता क्या करती हैं, लड़ाई कैसे हुई है इसको याद भी कर लेती हैं, क्योंकि टी के पास भी बेटा मेमोरी है और बी के पास भी मेमोरी है, दुश्मन को याद कर लेती हैं। जो एंटीबॉडी बनाए गए थे ना इसको मारने के लिए, वो एंटीबॉडी शरीर में बहने लगते हैं। ये बारूद है, कोविड-19 के खिलाफ बना हुआ बारूद। अब देखो बेटा,
कहते हैं अगर कभी शरीर को इन्फेक्शन हो जाए और शरीर इन्फेक्शन के खिलाफ लड़ाई लड़के एंटीबॉडी पैदा करे तो ऐसी इम्यूनिटी को एक्टिव इम्यूनिटी कहते हैं। याद आया कुछ? एक्टिव इम्यूनिटी में आपके शरीर को दुश्मन का सामना हुआ, आपके शरीर ने दुश्मन को पहचाना, दुश्मन के खिलाफ अपने सैनिक बनाए, सैनिक बना के दुश्मन को मारा और दुश्मन को याद कर लिया। इस तरीके से जो एंटीबॉडी बना के शक्ति अर्जित करी, इसको हम लोग एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? एक्टिव इम्यूनिटी कहते हैं। ठीक है। अच्छा, ये जो एक्टिव इम्यूनिटी होती है, इसका एक रास्ता और है। एक्टिव इम्यूनिटी को पैदा करने का एक रास्ता और है। एक रास्ता पता कौन है? क्या देखो बेटा, इसका दूसरा रास्ता ये है, मैं बताता हूं। पहला रास्ता ये है, नेचुरल इन्फेक्शन करा दिया, नेचुरल इन्फेक्शन करा, ये पहला रास्ता था। दूसरा रास्ता बेटा है वैक्सीनेशन। दूसरा रास्ता है वैक्सीनेशन। आपको पता है वैक्सीनेशन में क्या करते हैं हम लोग? वैक्सीनेशन में जो ये कोविड-19 वायरस है ना, इसको हम लोग कुचल देते हैं, बिल्कुल मरोड़ देते हैं, बिल्कुल मरणासन्न कर देते हैं। ऐसा कर देते हैं कि आपके शरीर में भेजा भी जाए तो ये कुछ कर नहीं पाएगा, बिल्कुल लुचपुचा हो जाता है ये। तो याद रखना बेटा, वैक्सीन में क्या करते हैं हम, जो एंटीजन है ना, ये जो दुश्मन है, ये जो कोविड-19 वायरस था ना, ये कोविड-19 वायरस, इसको हमने क्या कर लिया? वीक कर लिया, इसको हमने कमजोर कर लिया, या हमने इसको एटेन्युएटेड कर लिया, एटेन्युएटेड कर लिया, या इसको हमने किल कर लिया। कुछ भी कर सकते हैं। अगर बेटा दुश्मन को कमजोर करके, दुश्मन को एटेन्युएटेड करके, दुश्मन को मार करके अगर शरीर में डालते हैं, या दुश्मन का एंटीजन, या दुश्मन का एंटीजन, याद रखना बेटा। वैक्सीनेशन में हम क्या करते हैं? आज देखो हर बच्चे को, जितने भी 18 साल से ऊपर हैं, सबको कोविड वैक्सीन लगाया जा रहा है। अब तो 15 साल से भी शुरू कर रहे हैं। तो बेटा वैक्सीनेशन में क्या हो रहा है, कोविड-19 का अगर नेचुरल इन्फेक्शन हुआ था तो आपको तकलीफ बहुत हुई थी, सिम्टम्स आए थे, आप बीमार हो गए थे, 8-10 दिन उठ नहीं पाए थे, लेकिन आपने जंग जीत ली, आपके सैनिक ने जंग जीत ली। लेकिन वैक्सीनेशन में हम पता क्या करते हैं? वैक्सीनेशन में अगर आपको कोविड नहीं हुआ है तो हम वैक्सीन लगा देते हैं। वैक्सीन में क्या करते हैं? कोविड-19 वायरस को ही हम कमजोर करके शरीर में भेजते हैं। आपके इम्यून सिस्टम को नहीं पता है कि डॉक्टर ने कमजोर करके भेजा है। आपका इम्यून सिस्टम जैसे ही ये कोविड-19 का एंटीजन जो वैक्सीन के रूप में आपके शरीर में भेजा गया, बिल्कुल सेम लड़ाई लड़ता है, सेम लड़ाई लड़ता है। बी लिम्फोसाइट पैदा करेगा, टी लिम्फोसाइट पैदा करेगा, मेमोरी पैदा करेगा, लड़ेगा भी। लेकिन यहां पर शरीर बेटा बीमार नहीं होता है। तो वैक्सीनेशन में भी बेटा सेम होगा। जैसे ही ये दुश्मन अंदर जाएंगे, जैसे ही ये दुश्मन अंदर जाएंगे, ये एंटीजन है ना, लेकिन ये एंटीजन कमजोर है। जैसे ही ये अंदर जाएंगे, आपकी टी लिम्फोसाइट पैदा होगी, आपकी बी लिम्फोसाइट पैदा होगी। बी और टी लिम्फोसाइट इनको मारेगी, इनको किल करेंगी, और किल करने के बाद उसको याद भी कर लेंगी, क्योंकि इनके पास मेमोरी है। एंटीबॉडी बनाएगी। जो बी लिम्फोसाइट होती है क्या बनाती है? एंटीबॉडीज बनाती हैं। जरा देखो बेटा, वैक्सीनेशन में भी हमारा इम्यून सिस्टम एंटीबॉडी बनाता है, और जब नेचुरल इन्फेक्शन होता है तब भी हमारा शरीर एंटीबॉडी बनाता है। जरा देखो बेटा, यहीं से क्वेश्चन पूछेंगे आपसे, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, यहां से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जब 18 वर्ष की उम्र में नेचुरल इन्फेक्शन हुआ था, तब भी आपके इम्यून सिस्टम ने लड़ाई लड़ी थी, एंटीबॉडी बनाए थे। देखो ये एंटीबॉडी बनाए थे, ठीक। जब वैक्सीनेशन करा गया तब भी तो एंटीबॉडी बने थे। आज तो हर बच्चे को पता है कि कोई टीका लगाया जाता है, वैक्सीन लगाया जाता है, तो हमारे शरीर में उस वैक्सीन के खिलाफ एंटीबॉडी बन जाते हैं। और वैक्सीन में पता हम क्या लगाते हैं? वैक्सीन में दुश्मन ही लगाते हैं, दुश्मन को ही हम कमजोर कर देते हैं। तो याद रखो, आज हर बच्चे को पोलियो का टीका पिलाया गया। पता क्या था उसमें? पोलियो वाले टीका में पोलियो वायरस का ही तो कमजोर रूप था। पोलियो वायरस को हमने मार के कुचल के शरीर के अंदर भेज दिया। आपके इम्यून सिस्टम ने उसको दुश्मन समझा, दुश्मन समझ के एंटीबॉडी बना लिए। अब अगर यही दुश्मन अगर दोबारा आएगा, बताओ, जिनको कोविड का वैक्सीन लग चुका है, तो अब उनके अंदर अगर कोविड वायरस आ भी गया, हकीकत में आ गया, तो उनका इम्यून सिस्टम लड़ना जान चुका है, क्योंकि वैक्सीनेशन में आपका इम्यून सिस्टम लड़ा ही तो है, एंटीबॉडी बनाए है ना। तो वैक्सीनेशन क्या है? वैक्सीनेशन बेटा एक ऐसी मेडिकल की साइंस है, मेडिकल की ब्रांच है, जिसमें हम शरीर को दुश्मन का कमजोर रूप भेजकर एंटीबॉडी बनवाते हैं। अगर एक बार आपका शरीर लड़ना सीख गया तो दूसरी बार की लड़ाई बहुत तेज होती है,
जिन जिनको पोलियो वायरस, पोलियो का टीका लगा है, जिन जिनको बीसीजी का टीका लगा है, जिन जिनको टाइफाइड का टीका लगा है, जिन जिनको हेपेटाइटिस बी का टीका लगा है, पता उनके अंदर क्या हुआ है? उनके इम्यून सिस्टम ने हेपेटाइटिस से लड़ना सीख लिया है, उनके इम्यून सिस्टम ने टीबी वाले बैक्टीरिया से लड़ना सीख लिया है। और जिन्होंने लड़ना सीख लिया, अगर दोबारा वही दुश्मन उनके अंदर आएगा तो उसको आसानी से मार के फेंक देते हैं। तो आज जो वैक्सीनेशन का सिद्धांत है, उसका मेन उद्देश्य है आपके शरीर को डिजीज कॉजिंग एजेंट से लड़ने की ताकत डेवलप करना। वैक्सीन आपके इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाती है। जितना भी टीका आपको लगाया गया है, जितना भी आपको वैक्सीन लगाया गया है, उन पैथोजन से आपका इम्यून सिस्टम लड़ना सीख चुका है। तो याद रखना, वो बीमारियां नहीं दोबारा होती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से बेटा वैक्सीनेशन का काम होता है हमारे इम्यून सिस्टम को। अच्छा याद रखो बेटा, आंसर दो बेटा, क्या वैक्सीनेशन में क्या इनेट इम्यूनिटी काम करती है या एक्वायर्ड इम्यूनिटी काम करती है? बताओ। अच्छा, क्या वैक्सीनेशन एक्वायर्ड इम्यूनिटी का हिस्सा है? आंसर दो। हाँ सर, स्मॉल पॉक्स का वायरस को भी भाज सकता है, ये क्या लिख रहे हो? स्मॉल पॉक्स का जो वैक्सीन था, दुनिया में सबसे पहली बार जो वैक्सीन बना था वो स्मॉल पॉक्स का वैक्सीन था। इस पर ज्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे, जब भी ऑफलाइन क्लास शुरू होंगी तो इसको हम ऑफलाइन क्लास में आसानी से पढ़ाएंगे। अभी तो मैंने ये शुरू कर दिया था जिससे कि आपको कुछ ना कुछ 12th की चीजें भी मिले। 12th एनसीईआरटी की एक चैप्टर हम लोगों ने आज धीरे धीरे कंप्लीट कर लिया है, तो हम लोग इतना ही देखेंगे इसमें। एक्टिव इम्यूनिटी में या तो नेचुरल इन्फेक्शन के समय शक्ति पैदा होगी या वैक्सीनेशन से शक्ति पैदा होगी। और पता क्या है, वैक्सीनेशन में हम लोग पता क्या करते हैं? वैक्सीनेशन में बेटा हम लोग कमजोर दुश्मन या मरा हुआ दुश्मन या एटेन्युएटेड दुश्मन या दुश्मन का एंटीजन शरीर के अंदर भेजते हैं, और अंदर भेज के इम्यून सिस्टम से लड़ाई लड़वाते हैं, इम्यून सिस्टम से दुश्मन के खिलाफ एंटीबॉडी बनवाते हैं। ठीक है, तो आज हमारी साइंस कहती है हाँ टाइफाइड का बेटा वैक्सीन लगता है। ये देखो, जो एंटीजन है, कहते हैं जो वैक्सीन है, वैक्सीनेशन में हम लोग क्या करते हैं? वैक्सीन को शरीर के अंदर भेजते हैं। तो वैक्सीन है, इसमें करता क्या है? हमारी एनसीईआरटी में एक शब्द दिया है कि वैक्सीनेशन में जो वैक्सीन है वो क्या है? वीक एटेन्युएटेड किल, या उनके एंटीजन है, दुश्मन के एंटीजन है। हमने दुश्मन को क्या किया? कमजोर किया, या उसको एटेन्युएटेड किया, या उसको मार दिया, या उसका एंटीजन ले लिया। ठीक है, तो कहते हैं आज दुनिया में ढेर सारी वैक्सीन बनाई गई, कई सारे पैथोजन के खिलाफ हम लोगों ने वैक्सीन बनाई। बीसीजी टीबी के खिलाफ बनाई गई, पोलियो के खिलाफ हमने पोलियो वैक्सीन बनाई। ठीक है, हेपेटाइटिस के खिलाफ हमने, हेपेटाइटिस कई प्रकार की होती है। आज हेपेटाइटिस बी जो है, जो बहुत ही फैटल डिजीज है, जो लाइलाज है, जिसका इलाज ही नहीं है, कहते हैं हेपेटाइटिस बी जो वैक्सीन है उसका कमर्शियल स्केल पे कैसे प्रोडक्शन हो रहा है, इसकी चर्चा एनसीईआरटी ने करी है। तो यही बता देते हैं सिर्फ, कहते हैं बेटा जो हेपेटाइटिस बी वैक्सीन है, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन ऐसे लिख देते हैं, कहते हैं एक तरीका है बेटा, है रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। जरा समझाएंगे नहीं इसको? रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी बेटा, रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी जो है उसकी मदद से हम लोग हेपेटाइटिस बी वैक्सीन, हेपेटाइटिस जो बी है इसका वैक्सीन हम लोग कमर्शियल स्केल पे बना रहे हैं। हेपेटाइटिस बी जो वैक्सीन है इसका प्रोडक्शन हो रहा है कमर्शियल स्केल पर, कमर्शियल स्केल पे। इसमें करते क्या है हम लोग? इसमें हम लोग क्या करते हैं बेटा, इसमें हम ईस्ट जो है, मान लो ये ईस्ट है, ईस्ट एक एल्गी है, जो इसका डीएनए होता है ना, इसका जो बेटा डीएनए है, इसके डीएनए में हेपेटाइटिस बी वायरस जो है ना, हेपेटाइटिस बी वायरस, इस वायरस का डीएनए का थोड़ा हिस्सा इसमें जोड़ देते हैं, थोड़ा हिस्सा इसमें जोड़ देते हैं। ये जो सफेद वाला हिस्सा है ये हेपेटाइटिस बी वायरस का डीएनए है, हमने ईस्ट के डीएनए में जोड़ दिया। अगर ईस्ट के डीएनए में हेपेटाइटिस बी वाले वायरस का डीएनए हमने जोड़ दिया तो अब ये डीएनए बन जाता है रिकम्बिनेंट डीएनए। क्या बन जाता है? रिकम्बिनेंट डीएनए बन जाता है बेटा, ध्यान देना। अब ये टोटल डीएनए जिसमें मिक्सिंग हो गई, अब ये बन जाता है रिकम्बिनेंट डीएनए। ठीक है, अब ये रिकम्बिनेंट डीएनए पता क्या करता है?
ये जो रिकम्बिनेंट डीएनए में जो वायरस का डीएनए है ये बनाता है एंटीजन, एंटीजन बनाता है। और ये एंटीजन क्या काम करते हैं? ये एंटीजन बेटा काम करते हैं वैक्सीन का, ये एंटीजन काम करते हैं वैक्सीन का। तो याद रखो आज पूरी दुनिया की जितनी अच्छी लैब हैं वहां पर ईस्ट का इस्तेमाल करके हेपेटाइटिस बी वायरस की एंटीजन बनाई जा रही है। हेपेटाइटिस बी वायरस के खिलाफ वैक्सीन बनाई, ये जो एंटीजन है ये वैक्सीन की तरह काम करती है। आज हमारे दुनिया की जो बड़ी बड़ी लैब हैं हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन लार्ज स्केल पे बना रही हैं। कैसे बना रही हैं? हम लोगों ने ईस्ट सेल लिया, ईस्ट सेल के डीएनए में हेपेटाइटिस बी वायरस का थोड़ा सा डीएनए जोड़ दिया। जब डीएनए इसका जोड़ दिया तो अब ये डीएनए हो गया रिकम्बिनेंट, और ये रिकम्बिनेंट डीएनए क्या करेगा? ये एंटीजन बनाएगा, और यही एंटीजन वैक्सीन है। आज हम अपने हर बच्चे को वैक्सीन दे रहे हैं हेपेटाइटिस बी का। किस पद्धति से बनाई जा रही है? रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन बनाया जा रहा है। इस पे भी बेटा क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, अब हम लोगों ने देखा कि जो बेटा हमारा एक्वायर्ड इम्यूनिटी है इसमें दो तरीके से, एक्वायर्ड इम्यूनिटी में बेटा एक्टिव इम्यूनिटी दो तरीके से मिलती है। अगर नेचुरल इन्फेक्शन हो जाए, देखो अगर किसी को कोरोना का इन्फेक्शन हो गया था तो उसके शरीर के अंदर एंटीबॉडी बने थे, ऐसी इम्यूनिटी को हम लोग एक्टिव इम्यूनिटी कहते हैं। अगर कोविड का वैक्सीन लगाया गया आपको तब आपके शरीर ने एंटीबॉडी बनाए, इसको भी एक्टिव इम्यूनिटी कहते हैं। तो एक्टिव इम्यूनिटी शरीर में दो तरीके से मिलती है, या तो नेचुरल इन्फेक्शन से शरीर के अंदर बनेगी या वैक्सीनेशन से शरीर के अंदर बनेगी। अगर वैक्सीनेशन से बनती है तो इसको सिर्फ आर्टिफिशियल बोल देते हैं, और अगर कोविड का नेचुरल इन्फेक्शन हुआ था तब आपके शरीर में इम्यूनिटी बनी थी तो इसको हम लोग नेचुरल एक्टिव बोल देते हैं। तो जो एक्टिव होती है ये नेचुरल और आर्टिफिशियल दो तरीके की होती है। यहां से क्वेश्चन आए, किसी गलत नहीं होना चाहिए। अब बेटा देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन यहां से पूछ सकते हैं, जो पैसिव इम्यूनिटी होती है इसमें पता क्या है? पैसिव इम्यूनिटी जो होती है ये बेटा रेडीमेड है, रेडीमेड है, ये रेडीमेड है। लोग नहीं कहते हैं कि रेडीमेड कपड़ा ले लो, सिला सिलाया कपड़ा ले लो। कभी कभी क्या होता है बेटा, कुछ बीमारियां ऐसी होती है घातक हैं, प्राणलेवा हैं, जैसे मान लो सांप ने काट लिया, तो अब हम अगर कोई एंटीजन, अब हम वैक्सीन लगाएंगे उसको, अगर हमने सांप ने काट लिया, अब आपका इम्यून सिस्टम पहले सांप के विष को देखेगा, अरे देखेगा ये हमारा नहीं है, पराया है, बी लिम्फोसाइट टी लिम्फोसाइट आएंगे, एंटीबॉडी बनाएंगे, मारेंगे, तब तक आप मर जाएंगे। अगर कोई बीमारी लीथल है, फैटल है, जानलेवा है, तुरंत आपके प्राण जा सकते हैं, ऐसे केस में मेडिकल साइंस ने पहले से ही एंटीबॉडी प्रिपेयर करके रखे हैं, और वो एंटीबॉडी बने बनाए हैं, उनको शरीर के अंदर भेज दिया जाता है। अगर रेडीमेड एंटीबॉडी को शरीर के अंदर भेजा जाए इसको पैसिव इम्यूनिटी कहते हैं। और पैसिव इम्यूनिटी के दो एग्जाम्पल हैं। हम यहां पर बेटा पेज अलग कर लेते हैं, पेज इसका अलग कर लेते हैं। यहां देखो जो पैसिव इम्यूनिटी है इसी में कर लेते हैं पैसिव। पैसिव इम्यूनिटी में कहा जाता है ये रेडीमेड है। पैसिव इम्यूनिटी भी नेचुरल होती है, नेचुरल होती है, और पैसिव इम्यूनिटी भी आर्टिफिशियल होती है, आर्टिफिशियल। जैसे मान लो आपने देखा था कि आपकी मम्मी ने, आपकी मदर ने आपको प्लेसेंटा से जब आप फीटस थे, जब आप माँ के पेट के अंदर थे, गर्भ के अंदर थे माँ के, तो गर्भ में माँ ने आपको आईजीजी दी थी, और ये बनी बनाई थी ना। अगर मम्मी एंटीबॉडी बना के बच्चे को देती है, अपने फीटस को देती है, तो ये पैसिव हुई ना। ये तो कहते पैसिव इम्यूनिटी, अगर मम्मी जब आप पेट के अंदर थे तब देती है तो वो आईजीजी थी। अगर मम्मी आप पैदा हो गए तो मम्मी आपको दूध में भी देती है। मम्मी अपने बच्चे को, अपने इन्फेंट को, अपने शिशु को, मां अपने शिशु को मिल्क के रास्ते से, दूध के रास्ते से भी देती है। बताओ बेटा दूध के रास्ते से कौन सी देगी? आंसर दो। अजय, अश्वनी, अजय साहू, सोनू प्रजापति, बताओ दूध से कौन सी एंटीबॉडी देगी? दूध से जो देती है वो कौन सी है? आईजीजी है या आईजीए है? मैं लिख देता हूं, ये अपने बच्चे को आईजीए देती है।
तो जो ये IgG और IgA हैं, ये बेटा पैसिव हैं, बनी बनाई हैं, आपके शरीर ने नहीं बनाई हैं। आपका शरीर बनी बनाई एंटीबॉडी प्राप्त कर रहा है। अगर बनी बनाई प्राप्त करता है तो इसको हम लोग पैसिव इम्यूनिटी कहेंगे। ये बेटा नेचुरल है। कभी कभी क्या होता है, जैसे मान लो सांप ने काट लिया, तो सांप ने काट लिया तो पता क्या होता है, डॉक्टर प्रयोगशाला में अगर कोई एंटीबॉडी बना के रखता है तो उसको हम लोग आर्टिफिशियल कहेंगे। बेटा स्नेक बाइट जब सांप काट लेता है तो उस केस में हम लोग प्री फार्म्ड एंटीबॉडी देते हैं, पहले से बनी बनाई एंटीबॉडी। प्री फार्म्ड एंटीबॉडी ये मेडिकल स्टोर पे मिलती हैं, ये मेडिकल स्टोर पे मिलती हैं, बनी बनाई हैं, इनको दे देते हैं और मरीज की जान बचा लेते हैं। तो प्री फार्म एंटीबॉडी जो देते हैं ये आर्टिफिशियल है, ये हमारी मम्मी ने नहीं बनाई है, ये नेचर ने नहीं बनाई है, ये डॉक्टर ने बनाई है, इसको आर्टिफिशियल कहते हैं। और कभी कभी आपने बीमारी सुनी है टेटनस। बेटा एक टेटनस बीमारी है, बहुत जल्दी प्राण चले जाते हैं। अगर कहीं चोट लग जाए, एक्सीडेंट हो जाए, डीप घाव बन जाए, गहरा घाव, तो टेटनस होने का चांस रहता है। तो जब भी कोई ऑपरेशन होता है, एक्सीडेंट होता है, घाव गहरा है, तो टेटनस के खिलाफ भी प्री फार्म्ड एंटीबॉडी मिलते हैं। डॉक्टर टेटनस का टीका लगा देता है। जो टेटनस का टीका होता है वो बेटा पैसिव वैक्सीनेशन है, पैसिव इम्यूनिटी है, और यहां पर भी प्री फार्म्ड एंटीबॉडी दिए जाते हैं। प्री फार्म्ड एंटीबॉडी, अगर एंटीबॉडी लैब में बनाए जाएं तो बोलते हैं पैसिव आर्टिफिशियल, और मम्मी देती है बना के तो बोलते हैं पैसिव नेचुरल। इस तरीके से जो पैसिव वैक्सीनेशन था, जो पैसिव इम्यूनिटी थी, वो हम लोगों ने यहां पे कंप्लीट कर ली। पैसिव अगर नेचुरल है तो मम्मी देगी, चाहे दूध से दे चाहे प्लेसेंटा से दे। अगर पैसिव आर्टिफिशियल है तो डॉक्टर लैब में बनाएगा। स्नेक बाइट के खिलाफ भी हम पैसिव इम्यूनिटी देते हैं, और टिटनेस के खिलाफ सब बच्चों ने सुना है, जैसे ही चोट लगती है छोटे पे मम्मी ने टीका लगवाया होगा टिटनेस का। वो टिटनेस के टीके में पता क्या था, एंटीटॉक्सिन थे, टिटनेस के जहर को मारने के सीरम था उसमें। ठीक है, तो ऐसा एंटीबॉडी, ऐसा सीरम जिसमें टिटनेस के टॉक्सिन को खत्म करने की ताकत हो। तो ये सब पैसिव वैक्सीनेशन है। तो बेटा प्रदीप, सोनू, विकास, हम लोगों ने कोशिश करी कि आज एनसीईआरटी की लाइनें भी देखी जाएं, तो क्या ये सही है बताओ, क्लियर है ये? अजय साहू, सोनू, विकास, अश्वनी, क्लियर है ये? स्क्रीनशॉट कर लो, आगे बढ़ते हैं, एनसीईआरटी पे आते हैं। एनसीईआरटी पे आए बेटा, पैसिव वैक्सीनेशन और एक्टिव वैक्सीनेशन दोनों कंप्लीट हो गया। जो भी चीजें हैं यहाँ पे लिखी हैं हम लोगों ने बता दी आपको, हम लोगों ने कंप्लीट कर ली। बेटा जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो एक्टिव होती है, एक्टिव में दो तरीके से इम्यूनिटी मिलती है, या तो नेचुरल इन्फेक्शन होगा या वैक्सीनेशन होगा। और जो पैसिव इम्यूनिटी होती है, इनमें मम्मी देगी, कोलेस्ट्रम से IgA देती है। पूरे पैराग्राफ में वही लिखा है जो हमने पढ़ाया है। एक बार आप इसको पढ़ेंगे हूबहू बिल्कुल वही मिलेगा, तो हमें अंडरलाइन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब बेटा वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन ये भी मैंने कंप्लीट कर दिया है। ये जो वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन है ये भी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, ये भी कंप्लीट कर लिया है। बस ये देख लो, जैसे मान लो बेटा वैक्सीनेशन, जैसे किसी को पोलियो का टीका पिलाया गया, तो पोलियो का टीका पिलाया गया, पता इसका उद्देश्य क्या था? पोलियो का टीका पिलाने का उद्देश्य ये था, 2 बूंद जिंदगी के आपको दिए गए जब आप छोटे थे। पता इसका उद्देश्य क्या था? जैसे ही 2 वैक्सीन डाले गए, 2 बूंद डाले गए, उसमें दुश्मन था, लेकिन कमजोर दुश्मन था, बिल्कुल हमने कुचल दिया था उसको। और जैसे ही दुश्मन डाला गया, आपका इम्यून सिस्टम उससे लड़ता है, उसको मार के फेंकता है, उसको याद कर लेता है। लेकिन जब आप वैक्सीन डालते हैं तो आपका शरीर बीमार नहीं होता है, लेकिन आपका शरीर दुश्मन से लड़ना सीख जाता है। अब आप पोलियो से लड़ना सीख गए। अगर आपको हेपेटाइटिस बी का टीका पिलाया गया या टीका लगाया गया, तो अब आप हेपेटाइटिस बी के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे और हेपेटाइटिस बी से लड़ना सीख जाएंगे। तो पता आप लड़ना सीखे हैं, इसका उद्देश्य क्या है? आपका इम्यून सिस्टम जितने दुश्मन से लड़ना सीखेगा उतना ही मजबूत बनता है, उतना ही ताकतवर बनता है, उतना ही अच्छा फाइटर बनता है। तो वैक्सीनेशन का उद्देश्य है इम्यून सिस्टम को फाइटर बनाना, इम्यून सिस्टम को पोटेंट बनाना, शक्तिशाली बनाना, रोगों से लड़ने की ताकत उसकी इंक्रीज करना, ये इसका उद्देश्य था। तो कहते हैं वैक्सीनेशन एक ऐसा सिद्धांत है जिसमें शरीर को हम ताकतवर बनाते हैं। तो ये दोनों अलग अलग शब्द हैं,
ये दोनों अलग अलग हैं। वैक्सीनेशन का उद्देश्य है शरीर को इम्यूनाइज करना, शरीर को डिजीज प्रोटेक्टिंग पावर से लैस करना, उसे सुसज्जित करना। ठीक है, तो ये सब कुछ हम लोगों ने देखा था। वैक्सीनेशन में क्या करते हैं, जो बेटा दुश्मन होता है उसको कमजोर कर देते हैं, उसको इनएक्टिव कर देते हैं, या उसको मार देते हैं और मार के शरीर के अंदर भेजते हैं, या उसका एंटीजन, दुश्मन का एंटीजन, जैसे हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन जो होता है इसमें वायरस का एंटीजन होता है। और क्या करते हैं, दुश्मन को कमजोर कर देते हैं, दुश्मन को मार देते हैं, कमजोर करके शरीर के अंदर भेजते हैं, और जब भेजते हैं तो शरीर में हलचल पैदा होती है और एंटीबॉडी बन जाते हैं। तो यहां बेटा देखो लिखा है कि आज पूरी दुनिया में हेपेटाइटिस बी नाम का वैक्सीन ईस्ट के द्वारा बनवाया जा रहा है। और किस टेक्निक से बनवाया जा रहा है, रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम ईस्ट के द्वारा हेपेटाइटिस बी वैक्सीन बनवा रहे हैं। ईस्ट के स्थान पे आप बैक्टीरिया का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बैक्टीरिया और ईस्ट इन दोनों का इस्तेमाल किया जाता है वैक्सीन फॉर्मेशन में, और जो टेक्नोलॉजी है उसको हम लोग बोलते हैं रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। ठीक है, अब देखो बेटा ये भी कंप्लीट हो गया, कुछ नहीं, जितनी काम की चीजें हैं वो आपके सारी सामने हैं। अब हमारे पास एक टॉपिक और है एलर्जी, और एलर्जी और ऑटो इम्यून डिजीज में हम दो दो शब्द बोलेंगे। एलर्जी बेटा क्या होता है, इसमें काम की चीज क्या है, हम लोग जब फिजिकल क्लास होगी तो हर चीज देखेंगे, यहां सिर्फ काम की चीज देखते हैं। ये इम्यून सिस्टम की एक प्रॉब्लम है। कभी कभी हमारा इम्यून सिस्टम, दुश्मन आया बिल्कुल चींटी जैसा, और आपका इम्यून सिस्टम हमला करता है जैसे हाथी आ गया हो। अगर इम्यून सिस्टम बहुत ही भयंकर रिस्पांस करे, बहुत ही ज्यादा लड़ाका हो जाए, एग्जैगरेटेड रिस्पांस दिखाए पैथोजन के खिलाफ, तो इसको इम्यून सिस्टम की प्रॉब्लम कहते हैं। ऐसी प्रॉब्लम को हम लोग एलर्जी कहते हैं। बेटा एलर्जी में क्या होता है, जो इंसान का इम्यून सिस्टम होता है वो एग्जैगरेटेड रिस्पांस करता है। तो लिखा है कि जब हमारा इम्यून सिस्टम बहुत ही भयंकर रिस्पांस करे, भयंकर लड़ाई लड़े दुश्मन के खिलाफ, याद रखो, एग्जैगरेटेड रिस्पांस ऑफ द exaggerated response of the immune system to certain antigen, कुछ एंटीजन के खिलाफ हमारा इम्यून सिस्टम बहुत ही भयंकर रिस्पांस करता है, ऐसी समस्या को हम लोग एलर्जी कहते हैं। एलर्जी एक इम्यून सिस्टम की प्रॉब्लम है। जैसे मान लो आप 10 लोग हैं, 10 लोग एक साथ अगर चाय पीने बाहर गए, उसमें कोई एक व्यक्ति ऐसा है जिसको डस्ट से एलर्जी है, और मान लो वहां डस्ट है, अगर डस्ट उसके अंदर गई तो उसको छींके आने लगेंगी, आंसू आने लगेंगे, नाक बहने लगेगी, और जैसे ही वो वहां से घर आता है, ये जितने भी सिम्टम थे ना वो सब गायब हो जाते हैं। इसका मतलब जो 10 बच्चे आपके साथ गए थे उनमें 9 को प्रॉब्लम नहीं थी, 9 का इम्यून सिस्टम अच्छा था। एक बच्चे का इम्यून सिस्टम इतना संवेदनशील था कि डस्ट को ही उसने दुश्मन मान लिया, और इतनी तेज झगड़ा किया कि आंसू निकलने लगे, नाक बहने लगी, छींके आने लगी। ये समस्या होती है। ऐसी समस्या को इम्यून सिस्टम की प्रॉब्लम मानते हैं, और बेटा ऐसी प्रॉब्लम को हम लोग एलर्जी कहते हैं। अच्छा, एलर्जी में होता क्या है, एलर्जी में होता यह है, जब भी बेटा एलर्जेंस हमारे शरीर में आते हैं, यहां पे बता देते हैं, जब भी एलर्जेंस हमारे शरीर में आते हैं, जैसे मान लो ये इंसान का शरीर है, ये इंसान का शरीर है, और बेटा यहां मान लो एलर्जेंस आया, जो एलर्जी काज करता है ना उसको एलर्जेंस कहते हैं। एलर्जी काज करने वाले जो एजेंट होते हैं उनको एलर्जेंस कहते हैं। मान लो इसके पास में एलर्जेंस आ गया, ये डस्ट आ गई, यहाँ पे मान लो डस्ट है ये, अब क्या करेगा, ये अंदर जाएगी, ये अंदर जाएगी, तो करता क्या है बेटा, यहां पर क्या होते हैं, यहां पर होती है मास्ट सेल। मान लो ये बेटा मास्ट सेल है, ये मास्ट सेल है। मास्ट सेल जो होती है, यहां पर जब एलर्जेंस आता है तो होता क्या है, एलर्जेंस आने के दौरान हमारे शरीर में क्या होता है, आईजीई जो होते हैं, आईजीई इम्यूनोग्लोबुलिन ई जो होते हैं, ये लड़ने के लिए आते हैं, इसको मारने के लिए आते हैं। और एंटीबॉडी पता कैसा होता है, वाई शेप होता है ये। तो क्या होता है, जैसे ही बेटा पैथोजन या दुश्मन शरीर के अंदर एलर्जेंस आएगा, ये जो आईजीई होते हैं, ये आईजीई इसको बाइंड कर लेते हैं, आईजीई इसको बाइंड कर लेते हैं, ऐसे बाइंड करते हैं, और जैसे ही बाइंड करते हैं ये मास सेल इनको पकड़ लेती है। मास्ट सेल सोचती है इसको मार के खा जाए। मास्ट सेल फैगोसाइटिक सेल है। मास्ट सेल क्या है, ये फैगोसाइटिक सेल है। जैसे ही आईजीई, ये बेटा कौन सी एंटीबॉडी है, आईजीई है, एलर्जेंस के खिलाफ आईजीई बनते हैं, और जैसे ही आईजीई एलर्जेंस से बाइंड करेगा, जैसे बाइंड करेगा ये आईजीई मास्ट सेल के साथ जुड़ेगी, और मास्ट सेल के साथ जैसे जुड़ेगी
ये मास्ट सेल जाती है फट, मास्ट सेल फट जाती है, और जैसे ही मास्ट सेल फटती है निकल पड़ते हैं, मास्ट सेल के फटने से निकल पड़ते हैं हिस्टामिन। थोड़ा सा इसके बारे में जल्दी जल्दी मैंने बताया, हिस्टामिन निकलता है, सेरोटोनिन निकलता है, सेरोटोनिन निकलता है। ध्यान देना बेटा, एलर्जी में क्वेश्चन क्या पूछेंगे, एलर्जी में क्वेश्चन ये पूछेंगे कि जैसे ही शरीर के अंदर एलर्जेंस गया क्या होता है, आईजीई आते हैं। आईजीई क्या करते हैं, एलर्जेंस से बाइंड करते हैं। ये एलर्जेंस बेटा है, ये एलर्जेंस से बाइंड करते हैं। क्यों बाइंड करते हैं, क्योंकि इनका काम ही है दुश्मन को मारना, एलर्जेंस दुश्मन है। तो आईजीई जैसे ही एलर्जेंस से बाइंड करेंगे, मास्ट सेल के ऊपर बैठेंगे, मास्ट सेल जाती है फट, जैसे ही मास्ट सेल फटती है हिस्टामिन निकलता है, और ये हिस्टामिन जो होता है ये एलर्जी काज करता है, ये एलर्जी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और एलर्जी में पता क्या होता है, एलर्जी में हमारे शरीर में सिम्टम्स आते हैं, बुरे बुरे सिम्टम आते हैं, जैसे छींकें आएगी, नाक बहेगी, आंसू आएंगे, कभी कभी पूरे शरीर पे चकत्ते पड़ जाते हैं, खुजली होती है, और कभी कभी मृत्यु भी हो जाती है, ऐसा भी होता है। तो याद रखो बेटा, हम लोग अगर एलर्जी की बात करें, एलर्जी की बात करें, एनसीईआरटी पे आए, तो एनसीईआरटी में एलर्जी में क्या कहा गया है कि एलर्जी में जो जो एजेंट एलर्जी काज करते हैं उनको एलर्जेंस कहते हैं। ठीक है, कौन सी एंटीबॉडी लड़ने आती है, आईजीई इसमें आती है, आईजीई का संबंध एलर्जी से है। अच्छा, जो एलर्जेंस हैं क्या क्या हो सकते हैं, धूल का कण हो सकता है, पॉलन ग्रेन हो सकती है, एनिमल का डेंडर हो सकता है। ठीक है, ये एलर्जेंस हैं, अगर शरीर में गए तो इम्यून सिस्टम भड़क जाता है। अब देखो बेटा, जो एलर्जेंस, जो एलर्जी होते हैं उसमें सिम्टम्स क्या आते हैं, कहते हैं एलर्जी के सिम्टम में जुकाम हो जाएगा, छींकें आएगी, आंसू बहने लगेंगे, नाक बहेगी, ठीक है, और सांस लेने में भी दिक्कत होती है। ये एलर्जी के सिम्टम्स हैं जो एनसीईआरटी में दिए हैं, नाक बहेगी, आंसू आएंगे, छींकें आएंगी, सांस लेने में दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, और ये क्यों हुआ, क्योंकि हिस्टामिन और सीरोटोनिन पैदा हुए, हिस्टामिन और सीरोटोनिन पैदा हुए। कहां से निकले, ये मास्ट सेल से निकले, यही तो मैंने बताया है, मास्ट सेल से निकले। अब कहते हैं किसी को अगर एलर्जी हो गया है तो क्या कोई दवाई है, कोई मेडिसिन है, तो हाँ, अगर एलर्जी के सिम्टम को आपको सबसाइड करना है, आपको मरीज को आराम देना है, तो कहते हैं कि बेटा एलर्जी के केस में हमारे पास कुछ दवाइयां हैं। कौन कौन सी दवाइयां हैं, जरा देखो। एलर्जी के केस में हम लोग स्टेरॉइड देते हैं। क्या देते हैं, स्टेरॉइड देते हैं अगर सिम्टम को हटाना है, एंटीहिस्टामिन देते हैं, एड्रेनालिन देते हैं। तो एलर्जी की दवाई के रूप में किनको किनको इस्तेमाल करते हैं, एंटीहिस्टामिन देते हैं, एड्रेनालिन देते हैं, और साथ साथ में स्टेरॉइड देते हैं, जिससे जो एलर्जी वाले सिम्टम है वो दूर हो जाते हैं। फिर क्वेश्चन पूछा गया कि आपके साथ में 10 लोग रहते हैं, 10 लोग में 8 ऐसे हैं जो गांव से आए हैं, 2 ऐसे हैं जो मेट्रो शहर के हैं, बढ़िया जगह रहे हैं, साफ सफाई वाली जगह रहे हैं, जिन्होंने कभी गंदगी देखी नहीं। तो कहते हैं इस भारत में 2 ग्रुप हैं, एक है ऐसे बच्चे जो साफ सफाई वाले वातावरण में रखे गए, एक ऐसे बच्चे जो गंदे वातावरण में रहे, तालाब में खेले, मिट्टी में खेलते रहे, और नोमैडिक जीवन रहा, ऐसा नहीं कि बिल्कुल साफ सफाई रही हो। तो कहते हैं उन बच्चों में एलर्जी की समस्या, उनका इम्यून सिस्टम ज्यादा संवेदनशील होता है जो बच्चे साफ सुथरे वातावरण में रखे जाते हैं, जो बड़े घर में पैदा होते हैं, एलीट फैमिली से संबंध रखते हैं, जिनको शुरुआत में साफ सुथरा वातावरण दिया गया, बहुत ही हाइजीनिक कंडीशन में रखा गया, उनका इम्यून सिस्टम ज्यादा संवेदनशील होता है, बहुत जल्दी एलर्जी से पीड़ित होता है। तो ऐसे लोगों को एलर्जी ज्यादा देखी जाती है जो साफ सफाई वाले वातावरण में रहते हैं। इस तरीके से बेटा कहते हैं कि जो मेट्रो सिटी, जो एलीट फैमिलीज के बच्चे होते हैं, मेट्रो सिटी के बच्चे होते हैं, वो ज्यादा सफर करते हैं एलर्जी से, एलर्जी से ज्यादा सफर करते हैं। वजह क्या है, उनका इम्यून सिस्टम संवेदनशील होता है। बेटा ऑटो इम्यून डिजीज लास्ट पॉइंट है ये, इसको कंप्लीट कर देते हैं। ऑटो इम्यून डिजीज एक ऐसी बीमारी है जिसमें हमारा इम्यून सिस्टम जो है हमारा दुश्मन बन जाता है, हमारा इम्यून सिस्टम हमारे लिए ही दुश्मन बन जाता है। बताओ, जो इम्यून सिस्टम दुश्मन को मारने के लिए बना, जो इम्यून सिस्टम किसी फॉरेन एंटीजन को मारने के लिए बना, अब वो हमारी बॉडी को ही मारने लगे, तो इसको हम लोग ऑटो इम्यून डिजीज कहते हैं। कभी कभी क्या होता है बेटा, इम्यून सिस्टम किसी जेनेटिक कारण की वजह से या अननोन फैक्टर की वजह से, लिखा है बेटा, कहते हैं क्या वजह है ऑटो इम्यूनिटी की, तो कहते हैं बेटा जो ऑटो इम्यूनिटी की वजह है वो जेनेटिक हो सकती है, जीन की गड़बड़ी की वजह से हो सकती है, या कोई अननोन कारण हो सकता है इस ऑटो इम्यूनिटी का।
किसी अननोन कारण की वजह से या जेनेटिक कारण की वजह से हमारा इम्यून सिस्टम, हमारी जो टी किलर सेल है, वो अपने को ही मारने लगती है, अपने पे ही हमला करने लगती है। वैसे टी किलर सेल का काम है कैंसर सेल को मारना, टी किलर सेल का काम है आर्गन ट्रांसप्लांट का रिजेक्शन करना। अगर टी किलर सेल अपने को ही मारने लगे, ऐसी कंडीशन को ऑटो इम्यूनिटी कहते हैं, ऑटो इम्यून डिजीज कहते हैं। नीट में क्वेश्चन पूछा गया था, 4 एग्जाम्पल दिए थे, 4 ऑप्शन दिए थे, पूछा गया था इनमें से कौन ऑटो इम्यून नहीं है। यहां पे सिर्फ एक बीमारी दी है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस एक ऑटो इम्यून डिजीज है। बेटा इसमें हमारा इम्यून सिस्टम अपने जोड़ों को नुकसान पहुंचाता है, अपने ज्वाइंट्स को नुकसान पहुंचाता है, जिससे जोड़ों में सूजन आ जाती है। ऐसी समस्या को हम लोग रूमेटॉइड आर्थराइटिस कहते हैं। ये एक ऑटो इम्यून डिजीज है। लेकिन आपको यहीं पे हम 5-6 डिजीज बता दें, ध्यान देना बेटा। ऑटो इम्यून डिजीज में रूमेटॉइड आर्थराइटिस तो आती ही है, साथ साथ में इसमें ग्रेव्स डिजीज भी आती है। कहीं पे इसको स्क्रीनशॉट कर लेना, ग्रेव्स डिजीज इसमें आती है, ऑटो इम्यून डिजीज है ये, ठीक है। इसके बाद में इसमें सोरियासिस आती है। सोरियासिस, सोरियासिस एक स्किन की बीमारी है। इसके साथ साथ में इसमें विटिलिगो भी आती है। विटिलिगो देखा होगा, कई सारे लोग ऐसे होते हैं यहाँ जिनके होंठ बिल्कुल सफेद हो जाते हैं, गाल पे सफेद सफेद चकत्ते पड़ जाते हैं, पूरी स्किन पे व्हाइट व्हाइट पैच पड़ जाते हैं। ऐसी प्रॉब्लम को विटिलिगो कहते हैं। तो विटिलिगो भी ऑटोइम्यून डिजीज है, सोरियासिस ऑटोइम्यून डिजीज है, ग्रेव्स ऑटोइम्यून डिजीज है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस ऑटोइम्यून डिजीज है। ठीक है, ये मैंने 4 बीमारी बताई। टाइप जो डायबिटीज टाइप 1 है वो भी ऑटोइम्यून डिजीज है। इसके साथ साथ में एक बीमारी होती है एसएलई, सिस्टेमिक ल्यूपस एरिथेमेटस, वो भी ऑटोइम्यून डिजीज है। एसएलई, सिस्टेमिक ल्यूपस एरिथेमेटस, ये बीमारी एनसीईआरटी में दी नहीं है, लेकिन क्वेश्चन एक बार पूछा गया था जिसमें 4 बीमारी में एक बीमारी, हाँ मास्थेनिया ग्रेविस, बिल्कुल मास्थेनिया ग्रेविस भी ऑटोइम्यून है। मास्थेनिया ग्रेविस बेटा पूरा ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज पूरा कंप्लीट आपके पास है, आपके साथ है। हम लोगों ने एनसीईआरटी से भी इसको अंडरलाइन किया। 1-2 दिन का समय आपको देंगे। अब आप इस चैप्टर को अपने अकॉर्डिंग, क्योंकि ये इसका कोई शेड्यूल से लेना देना नहीं था, हम लोगों ने इसको एक्स्ट्रा क्लास में आके इसको पढ़ा। जो भी बच्चे इसको पढ़े, जितने भी बच्चे इसके साथ रहे, कंप्लीट किए इसको। आपके पास समय है 1-2 दिन, इसको अपने अकॉर्डिंग, इसको समय को सेट करते हुए इसको एक बार रिवाइज करो, अपने अकॉर्डिंग इसको अंडरलाइन करो। फिर आपके पास क्वेश्चन की एक लिस्ट आएगी, उस क्वेश्चन की लिस्ट में आपको क्वेश्चन करने हैं और क्वेश्चन करके ये साबित करना है कि आपने इसको 90% तक ले जाना है। 90% क्वेश्चन हर बच्चे के सही होने चाहिए, कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं होना चाहिए जो आपका गलत हो। हाँ, इसको हम लोग 12वीं की एनसीईआरटी, अभी मैंने एनसीईआरटी में 8वीं जो यूनिट थी, 8वीं यूनिट का पहला चैप्टर ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, और बेटा इस चैप्टर से 3 या 4 क्वेश्चन आपको नीट में मिलेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर था ये, जिसमें हम लोगों ने इसके कई पार्ट कर दिए थे। इम्यूनिटी एक अलग पार्ट कर दिया था, डिजीज एक अलग पार्ट कर दिया था, और ड्रग एक अलग पार्ट कर दिया था। और इसको आप अब अपने अकॉर्डिंग करिए। इसको कोई भाषा की प्रॉब्लम हो तो हिंदी इंग्लिश वाली एनसीईआरटी से भी इसको करिए, बहुत आसान है। फिर हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चन भी इससे कराएंगे इस तरीके से। हाँ, स्क्रीनशॉट लेना बेटा, स्क्रीनशॉट ले लो इसको। ग्रेव्स डिजीज, सोरियासिस, विटिलिगो, एसएलई इसको कहते हैं सिस्टेमिक ल्यूपस एरिथेमेटस, और मास्थेनिया ग्रेविस, ये सब ऑटो इम्यून डिजीज है ये, और रूमेटॉइड आर्थराइटिस है ही। तो जो भी आपके, हाँ बेटा बिल्कुल कोशिश करिए, 1-2 दिन का समय देंगे, आप इसको पढ़िए अपने आप, ठीक है। और इसके क्वेश्चन करिए, जो भी आपके पास गाइड हो, कोई भी आप गाइड लगाते हैं, किसी कोचिंग के क्वेश्चन बुक आपके पास अगर है, क्वेश्चन बैंक अगर है, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज के सारे क्वेश्चन लगाइए। 2-4 क्वेश्चन छोड़ के आपके हर क्वेश्चन का सोल्यूशन आपके पास होगा, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी हैं जो एक्स्ट्रा थी मैंने बताई नहीं, क्योंकि इसका कोई रोल नहीं है, एनसीईआरटी से ही पेपर बनता है, तो बहुत ज्यादा मैंने नहीं बताई आपको, लेकिन सारी चीजें आपके पास है, कंप्लीट है, और इम्यून सिस्टम हम लोग पढ़ चुके हैं। तो आज की क्लास में बस इतना ही, और अगली बार जब हम आपके साथ आएंगे तो हम लोग शुरू करेंगे। अच्छा ये बताओ, हमारा उद्देश्य है बायोटेक शुरू करना। बायोटेक के दो चैप्टर हैं, जिसमें एप्लीकेशन है और बायोटेक के प्रिंसिपल हैं, प्रोसेसेस हैं।
तो हम लोग एप्लीकेशन बायोटेक को लेकर आएंगे और धीरे धीरे उसको कंप्लीट करेंगे। ये 2 चैप्टर बायोटेक के यहां से भी बहुत क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ये वो चैप्टर हैं। तो नेक्स्ट हम लोग बायोटेक कंप्लीट करेंगे, ठीक है। एवोल्यूशन भी कर सकते हैं, एवोल्यूशन से क्वेश्चन आते हैं, लेकिन बायोटेक से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो बेटा आज हम इतने ही बताएंगे। तो गुड नाइट ऑल ऑफ यू, टेक केयर, पढ़ते रहो, अच्छे रहो, स्वस्थ रहो, ठीक है। ओके बाय।